के लिए अपने बच्चों को तैयार कर, नियम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है कि सुनार पीछे से क्या कर रहा है। और सुनार ने जब देखा कि गांव में एक बेईमान आदमी है जिसको रुपया चाहिए, उसने बोला तेरे यहां जमीन का रेट क्या है? वो बोलता है 2 लाख रुपए 1 एकड़ का है। तो एक काम कर, मैं तेरे को 4 लाख 1 एकड़ के हिसाब से पैसा दे रहा हूं, खरीद जितना तेरे से खरीदा जाए। अब किसी का 2.5 में सेटिंग होता है, कोई कर्जदार है तो उसकी जमीन खरीदना आसान है कि नहीं? कोई पहले से उसके एहसान के नीचे दबा हुआ है, अरे 2 लाख का रेट है, तू 3 में बेच और उधर जाके 10 एकड़ का 15 एकड़ बना ले। यही से शुरुआत हुई थी ना जमीन बेचने की। 10 का 15 बन रहा था क्योंकि उसको रेट ज्यादा मिल रहा था जो वहां उस टाइम मौजूद था। अरे भाई, जमीन की तो खासियत है कि वो 1 एकड़ का 1 एकड़ ही रहेगा, उसमें तो जितनी दाल होनी है उतनी ही होनी है, जितना गेहूं होना है उतना ही होना है। उसका रेट खड़े खड़े कैसे बढ़ जाएगा? जब तक आपके पास फ्री की पर्चियां ना हो या कोई देने वाला ना हो फ्री की पर्चियां, उसका रेट ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? हवा में रेट नहीं बढ़ता, कोई ऐसा थोड़ी है रबड़ होकर के बड़ी हो जाएगी वो। आप कि जमीन का रेट असल में फ्री की पर्चियों में बढ़ा है। जो आपके हाथ में है उसके बदले का सोना सुनार के पास नहीं रखा है, तो वो हाथ में खाली कागज का टुकड़ा है। क्योंकि जिस दिन पहले वाले 1000 लोग चले गए जिनका सोना रखा है, उसके बाद सुनार के पास कुछ नहीं है। फिर इन रुपयों को कोई भी शाम को 8 बजे आके कह देगा नाउ दिस परचेज नॉट ए लीगल टेंडर। आज रात 12 बजे के बाद दिस परचेज नॉट ए लीगल टेंडर। और फिर आप सारे के सारे भागोगे वो सारी पर्चियां जमा कराने के लिए। और अगले दिन जो नई पर्चियां देगा वो कहेगा नहीं नहीं, ये वाला तो नया नियम बना था, इसके बदले में सोना नहीं है, वो तो पुराने वाली पर्चियों के बदले था। समझ गए ना? नोट की अदला बदली का खेल समझ में आ रहा है कि क्यों होता है, क्यों होता आया है कि पुरानी पर्ची जो आपके दादा ने दी थी ना, लकमा रखी थी, उसके बदले का सोना रखा है। उस पर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। आपके वाले नोट पे नहीं लिखा हुआ ऑन डिमांड। ऑन डिमांड वाला नोट चाहिए तो मुझे बता देना, मेरे पास है रखा हुआ, उस पे ऑन डिमांड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको फोटो भेज दूंगा। और ये भी लिखा हुआ है एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। आपके वाले पे नहीं लिखा हुआ है एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, तो वो पुराने वाली ले ली और नई दे दी और बोल दिया कि सोना पुराने वाले के बदले रखा था, नए वाले के बदले नहीं रखा, हमने नियम बदल दिया। क्योंकि कल को हमारी चुनी हुई सरकार एक नियम बनाएगी कि कल से सूरज पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में छपेगा। आप मान लोगे? कल से रियाज भाई को लड़की बोला जाएगा, मान लोगे? है ना? कल से आप कहोगे कि नहीं जो है वो मतलब गंगा उल्टी बह रही है, आप मान लोगे? नियम जो बनाएगी सरकार आप मान लोगे? सिद्धांत को दुनिया की कोई ताकत नहीं छेड़ सकती। 60 मिनट को 59.9 सेकंड भी बोलोगे तो तहलका तबाही मच जाएगी। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम 999.9 भी बोल दिया तो ठगी स्टार्ट हो जाएगी। 1 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 99.9 भी बोल दिया तो ठगी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं समझे? तो जितना सोना नियम में लिखा है, जो स्टैंडर्ड है, जो हजारों साल से, रुपया करेंसी नहीं है, ध्यान देना, मुद्रा है, स्टैंडर्ड है, मानक है। मानक को दुनिया की कोई सरकार बदल नहीं सकती। और यह कानून में लिखा हुआ है, हमारे देश के कानून में लिखा है कि जिसने भी मानक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की उसको आजीवन कारावास तक की सजा होगी, लिखा हुआ है। मतलब वो कानून आज भी वर्किंग में है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उसके पूरे दस्तावेज अपने पास हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कोई हवा में नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी जितनी बात हो रही है सब कुछ, सबके दस्तावेज आरबीआई से लाए हुए हैं। आप लोग जाओगे, आरबीआई आपको एक कागज फर्रा पकड़ाएगी जो कि फर्जी होगा। हम लोगों ने, जो हमारे रिसर्चर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए हैं,
उसने अपने जीवन के 20 साल आरबीआई के आर्काइव में बैठ के नाक रगड़ के एक एक कागज को अंदर हिस्ट्री से निकाल के लाए हैं, जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि आरबीआई प्राइवेट एंटिटी है और उसका मालिक रॉथस्चाइल्ड वहां बैठा हुआ है, यहां से कंट्रोल करता है, आपको वो सरकारी लगती है। कितना मूर्ख बनाया गया, आपको मालूम नहीं हम कैसे रगड़ने वाले हैं इन बैंकों को, आपको अंदाजा नहीं है। ये सुनार जितने सब रगड़े, सबको रगड़ेंगे, बुरी तरह से रगड़ेंगे। हमको जो खतरा है वो जिन लोगों को ये ज्ञान है, कहीं वो ज्ञान ऐसे ही हवा में ना हो जाए, क्योंकि आज से पहले जिसने भी इस मुद्दे पर बोला है उसको या तो इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, क्योंकि ये राजीव भाई को मालूम था इस खेल का। राजीव ने बाबा रामदेव को बता रखा है ये खेल। देखो बाबा कैसे चुप है, बाबा की कौन सी सीडी इनके हाथ में आई होगी, क्या आया होगा मुझे नहीं पता। इसको पैसा दे दिया, 6000 एकड़ जमीन दे दी, ले तेरा 6000 करोड़ तेरा माफ कर दिया, पता नहीं क्या दिया होगा, मुझे नहीं पता। राजीव नहीं माना होगा, उसको लपेट दिया। क्यों जी? सुभाष चंद्र नहीं माना, सुभाष चंद्र को मालूम था, सद्दाम हुसैन को मालूम था, गद्दाफी को मालूम था, हिटलर को मालूम था, सबको तानाशाह घोषित कर दिया इन्होंने। जिन्होंने भी अमेरिका की उस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश करी, उसी को इन्होंने ये कह दिया कि ये मानवता के। सद्दाम के ऊपर आरोप लगा था कि उसके पास जैविक हथियार है, आज तक मिला क्या? आज तक कहां गया वो जैविक हथियार? कहा है वो? कल को कह देंगे देवेंद्र के पास जैविक हथियार है, फिर कल को कह देंगे ये तो इसके तो गाड़ी में ड्रग्स मिली है, 1 किलो सोना, 1 किलो ड्रग्स मिली है, अवैध हथियार मिले हैं, तो आप तो मान लोगे, क्योंकि सारा मीडिया में चलेगा ऐसा ही, क्योंकि मीडिया तो इन्हीं का है। जाकर के देखो अंग्रेजी के जितने अखबार हैं इन्हीं के हैं। आप हिंदी के चैनलों में कुछ चला क्या? जो चैनल इन्हीं नेताओं को, अभिनेताओं को चैनल हिट बना रहा है, वो मीडिया आपके लिए आवाज उठाएगा क्या? उनको क्या मालूम नहीं है? जब हमारी वीडियो 50-50 करोड़ लोगों ने देख लिया है, क्या टीवी चैनल वालों को नहीं मालूम है? सबको मालूम है। अखबार वालों को हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, प्रेस नोट दे रहे हैं, वो बोलते हैं जी प्रेस नोट आगे भेज दिया था, मालिक ने बोला है इस पे नहीं दिखने का एक लाइन भी। एक टीवी चैनल एक कार्यक्रम नहीं चला सकता भाई साहब, इतनी औकात नहीं है किसी मीडिया चैनल की। एक पॉलिटिकल पार्टी चूं भी नहीं बोल सकती। सबको मालूम है अरविंद केजरीवाल को 2011-12 के आंदोलन में, अन्ना आंदोलन में सब कुछ पता है रॉथस्चाइल्ड रॉकफेलर के बारे में। परिवर्तन नाम की एनजीओ होती थी, वो कहा करता था आने दो सरकार, इन सबको हम लोग रगड़ेंगे। और देखो क्या कर रहा है हरामी। बाकी हरियाणा में 500 रुपए का था चालान, 2000 का चालान काट रहा था दिल्ली में। नहीं, राहुल गांधी भी यही कह रहा था ना जो उद्धव ठाकरे कह रहा था। जो महाराष्ट्र में आपकी सरकार पुराने वाली कह रही थी, वही नई वाली कर रही है, जिसको लठ मारने का काम कर रही थी। पहले किसानों पर मारा करते थे, कल वो मेरे ख्याल से मराठा रिजर्वेशन वालों को 3-4 दिन पहले उनको मार दिए लठ। जो भी बोलेगा, जो भी आवाज उठाएगा, उसका यही रगड़ा लगने वाला है, क्योंकि सबका मालिक एक। अभी सुनार पे आते हैं वापस। अब सुनार ने क्या खेल खेला? सुनार का आइडिया आ गया, पर्चियां छापते रहो और जमीनें खरीदते रहो। जो भी मजबूर आदमी है वो मकान भी बेचेगा, जो मजबूर आदमी है वो अपनी कार भी बेचेगा, वो अपना घर के साथ साथ अपनी दुकान भी बेचेगा, अगर उससे काम नहीं चला तो वो शरीर भी बेचेगा, क्योंकि ये मजबूर हैं। यही कहा ना, रोटी पे कब्जा कर लो इनकी। रोटी जिसके हाथ में, वही बताएगा कि कब कौन सा इंजेक्शन लगवाना है। 1 लगवाना है कि 2 लगवाना है कि 3 लगवाना है, हर 6 महीने में लगवाना है कि हर 4 महीने में लगवाना है कि हर 3 महीने में। कौन बताएगा? जो रोटी दे रहा है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आपका गेट कीपर बताएगा, सर्टिफिकेट दिखाए बिना नहीं जा सकते। नहीं, गेट कीपर मालिक है। आपने करोड़ों रुपए का फ्लैट लिया है, आपका कुछ नहीं है, वो बताएगा कि मुंह ढको, खुली हवा में सांस नहीं लेना, क्योंकि उससे तुम स्वस्थ रहोगे खुली हवा में सांस लेने। इसलिए वो कह रहा है तुम दम घोटो अपना, तुम्हें मरना है।
तुम हो इसी लायक, तुम इतने हरामखोर हो, तुम अपने ही भाई बहनों को खुद रगड़ रहे हो, तुम इसी लायक हो, तुम अपना मुंह ढक के रखो, बोलो नहीं, क्योंकि उससे दिखता है कि गुलाम है। आपको मालूम नहीं है क्या सबसे पहला मास्क कब लगा होगा? मालूम है कभी? किसी ने हिस्ट्री पता करी मास्क की हिस्ट्री? जब अमेरिका के अंदर गुलामी का शासन हुआ करता था तो पहली बार लकड़ी और लोहे के मास्क लगाए गए थे गुलामों को, उन गुलामों को जो रसोई में काम करते थे, और मास्क लगाकर पीछे ताला लगाया जाता था कि कहीं वो बादाम वगैरह ना खा लें किचन में। समझे? दूसरी बार जो दूसरा पर्पस था मास्क लगाने का, कई बार सड़क पे चलते हुए कोई गुलाम प्रजाति का व्यक्ति गोरा हो जाता था पैदा, तो पता नहीं चलता था कि वो बाप बेटा समझ लेते थे उनको, तो साफ ये कंफर्म हो जाए कि गुलाम कौन सा है, उसका मुंह ढक करके सड़क पे चलाया जाता था, तो दूर से पता चल जाता था कि ये मालिक है और ये गुलाम है। अभी भी आपने इस दौर में देखा होगा ना, डीएसपी नहीं लगा रहा है, सामने खड़ा इंस्पेक्टर लगा रहा है, थाने में आने के बाद इंस्पेक्टर नहीं लगा रहा है, सब इंस्पेक्टर लगा रहा है, फिर सब इंस्पेक्टर नहीं लगा रहा है, फिर हवलदार लगा रहा है, फिर हवलदार नहीं लगा रहा है, सिपाही लगा रहा है, और फिर सिपाही नहीं लगा रहा है, जनता लगा रही है। यही होता था ना? गौर नहीं किया आपने शायद, लेकिन यही हो रहा था। ऊपर वाला नहीं लगा रहा था, नीचे वाला लगा रहा था। नीचे वाला जब ऊपर वाला जब अपने ऊपर वाले के पास जाता था तो जाने से पहले लगाना पड़ता था। इसीलिए जब ऊपर वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं लगाता था किसी रैली में, लेकिन जब ऊपर वाले सबका मालिक एक वाला जो मालिक था ना, जब उसको दिखाना होता था तो लगा के आता था टीवी पर। नहीं नहीं, आप रेलेवेंस नहीं देख पाए ना कभी, उसको उस एंगल से कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपको हिस्ट्री नहीं पता थी। अभी आप रुपए के साथ जो हो रहा है ना, इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपको हिस्ट्री नहीं पता है। अगर आपको हिस्ट्री पता होती और हिस्ट्री कैसे चली, कहां तक पहुंची, तो आपको सारा पता होता कि नियम क्या है, कानून क्या है। और नियम और कानून में फर्क होता है। कानून वाले भाषा समझते हैं, नियम चलाने के लिए हम लोग बनाते हैं और कानून प्राकृतिक न्याय होता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। नेचुरल जस्टिस किसी सरकार की बपौती नहीं है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो प्रकृति के हिसाब से चलता है। क्योंकि मुझे जो खाना मिलता है, वो मुझे जो ऊर्जा मिलती है वो खाने से मिलती है, और खाना मुझे पेड़ पौधे देते हैं, और पेड़ पौधों को ऊर्जा सूरज से मिलती है। तो मेरे को चलने के लिए मेरी एक एक कोशिका को जो ऊर्जा मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है, वो सूरज चलाता है मुझे। तो प्रकृति की दी हुई चीजों से मैं चलता हूं। कोई आदमी मुझे गुलाम बना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? आजाद हूं मैं प्रकृति के अंदर। तो कोई आदमी नियम से, उस नियम से जिसको मैं मानने के लिए तैयार हूं, तो चला सकता है। मैं खुद तैयार हूं, मैं नहीं मानता तो नहीं मानता। और उसके दो बड़े एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता देता हूं। किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने 3 कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कमेटी बनाते हैं, जो कमेटी निर्णय लेगी वो होगा। किसानों ने कहा नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट को बोला था ना, हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ये नियम हमारे लिए बनाया ना, हमको नहीं चाहिए। बैठे 13 महीने लगे, लेकिन ये साबित हुआ कि हमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। समझे ना बात? ये वो समझ थी उनको पता था नियम केवल उसी को चला सकता है जो नियम को मानने के लिए तैयार है। आप नहीं तैयार हैं तो आप मत मानिए ना, यू आर फ्री। आप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। आप किसी भी नियम को आप अकेले मना कर सकते हैं, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज आपका, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा राज मेरे ऊपर रहेगा। अभी इसका अगला उदाहरण देता हूं। हमारे पार्टीलेस इंडिया के अशोक भाई पटेल को कौन कौन जानता है? आप में से काफी लोग जानते हैं। उनका उदाहरण मैं जानबूझ के दे रहा हूं। राजकोट में नियम बना कि 30 रुपए चालान होगा अगर कोई हेलमेट नहीं लगाएगा। तो अपने अशोक भाई पटेल बोले, यार मेरा सर है, मेरी जान है, मैं मरना चाहता हूं, तुमको क्या दिक्कत है? तुमको मेरे मरने से क्या टेंशन है?
मैं तुम्हारा ये नियम नहीं मानता। अब उस प्रोटेस्ट को दिखाने का उनके पास कोई रास्ता था नहीं, तो उन्होंने कमिश्नर को मैसेज किया, मेल किया, मतलब चिट्ठी लिखा कि मैं इतनी तारीख को इतने बजे इस चौक पर गुजरूंगा अपने स्कूटर पर बिना हेलमेट लगाए, तुम्हारी औकात है तो चालान काट के देख लो। अब पुलिस के इतने बड़े अधिकारी को अगर आप चैलेंज कर दोगे तो उसकी ईगो हट तो होगी। तो उसने वहां पर नाका लगा दिया, अशोक भाई वहां से गुजरे, अशोक भाई को पकड़ा, उनके बोला चालान दो, 30 रुपए दो। बोला 1 रुपया नहीं दूंगा, मेरा सर है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं मानता तुम्हारा नियम। बोला चल, चालान काट दिया है, कोर्ट में जाके कागज लेना। कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में जज ने, जैसे होता है आपका चालान कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में क्या करता है, इतने रुपए का फाइन है, जमा करा दो, है क्या नहीं। वहीं पे वो जज ने बोला 30 रुपए का फाइन है, बोला मैं नहीं देता। जज बोला नहीं देगा तो 1 दिन की जेल हो जाएगी। बोला हो जाए। जज ने 1 दिन की जेल लिख दी, अगर 30 रुपए या 1 दिन की जेल, वो जेल में चले गए। जितने पत्रकार लोग हैं यहाँ, हैं कोई पत्रकार? कितने लोग पत्रकार हैं? एक ही है, वो 2 हैं, 3 हैं। पत्रकारों की नजर रहती है थाने पे और कोर्ट के फैसलों पे 24 घंटे। इनको खबरें वहीं से मिलती है इनको, कि 1-2-4 खबर वहां से मिल जाए, अपना शाम का जुगाड़ हो गया, बात खत्म। तो ये लोग अब वो जो जजमेंट आया, वो जजमेंट में उनको देखा यार ये तो बड़ा कमाल है, बंदा 30 रुपए देने के बदले में जेल जा रहा है। तो सारे पत्रकार जो है वो, खबर छप गई अखबारों में। खबर छपी तो अगले दिन जब जेल से बाहर निकले तो बाहर मीडिया वाले पूरा का पूरा लेके खड़े, माइक। तो अगले दिन पूरा माइक और पूरे चैनलों पे उसका खूब चला कि एक बंदा ऐसा है जिसने जेल जाना उचित समझा। अभी क्या होता है, सब जगह छप गया, तो उसी में वो अनाउंस करते हैं कि मैं अभी फिर से चिट्ठी लिख के दोबारा से जाने वाला हूं। बाहर आए, दोबारा से चिट्ठी लिखी आईजी को, बोला अब कि मैं इतने तारीख को इतने बजे फिर से निकलने वाला हूं वहां से, तुम्हारी हिम्मत है तो चालान काट के दिखाओ। अभी दोबारा से फिर वही प्रोसेस होती है। सेम थाने में जब कोई केस होता है तो सेम जज के पास जाया करता है, क्योंकि वो कोर्ट होती है, उसी कोर्ट में जाना होता है। और उसी जज को पास हमने फिर केस चला गया, तो फिर आ गया बूढ़ा, फिर बोलते हैं कि अब की बार 8 दिन की होएगी। बोला मंजूर है। अभी 8 दिन की जेल हो गई। 8 दिन की जेल होती है तो तहलका मचता है, पता चलता है कि अंदर 4 लोग और बैठे हैं चालान के बदले में जेल जाने वाले। समझे? 3-4 लोग बैठे थे। तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ। तीसरी बार अंदर 27 लोग बैठे थे, जो कि चालान, और जज ने देखा कि ये तो संख्या बढ़ती जा रही है। तो अभी राजकोट में आज भी बिना हेलमेट कोई चालान नहीं होता। आज भी पुलिस क्या कर सकती है, जागृत कर सकती है, वो हमको मोटिवेट कर सकती है, वो हमको शिक्षित कर सकती है, लेकिन जबरदस्ती कोई नियम थोप नहीं सकती, क्योंकि हेलमेट लगाना कानून नहीं है, नियम है। और नियम को मैं मानूंगा, मेरी सहमति होगी तो मैं मानूंगा। नियम जबरदस्ती से नहीं मनवाए जा सकते, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए बोलता हूं ज्ञान युद्ध है ये। मास्क नियम था, कानून नहीं था। वैक्सीनेशन नियम था, कानून नहीं था। बाकी चीजें जितनी थी इस मैंडेट के अंदर नियम थी, कानून नहीं था। अभी पेंडेमिक ट्रीटी साइन करने वाला है प्रधानमंत्री, वो नियम होगा WHO का, कानून नहीं होगा। कानून कभी भी नेचुरल जस्टिस को डिनाई नहीं करेगा। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जो भी चीज जाएगी, हमारे को अगर पसंद नहीं है, चाहे हम अकेले खड़े हों, हमें सच के साथ खड़ा होना है, यह हमको प्रण लेना चाहिए, तो हम अगली संतान को आजादी की दिशा में लेके जा सकते हैं। नहीं तो ये छोड़ने वाले नहीं है आपको। अभी आते हैं सुनार के पास फिर से, है ना। इधर उधर बड़ा भटकाव हो गया।
गलत तो नहीं जा रहा ना हम? मजा आ रहा है? लेते रहो। तो क्या होता है, अब सुनारों को, सब सुनारों को पता लग चुका है कि जनता अंधी है, बहरी है, अनपढ़ है, अज्ञानी है, लालची है, डरपोक है, संगठित नहीं है, विभाजित है, और इनको लड़ने का पता ही नहीं है। और जो भी इनमें से लड़ने के लिए आगे आए उसको नेता बना दो, उसको कोठी दे दो, उसको राजगद्दी दे दो, उस जिसको जो चाहिए वो दे दो, और ज्यादा अय्याश है तो सीढ़ी बना के रख लो। उसके बाद जब जरूरत हो तब उसको इस्तेमाल कर लो। इसीलिए किसानों की लड़ाई लड़ने वाला 100 एकड़ जमीन खरीद लेता है, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला पैसे के अंबार पे बैठ जाता है, संघर्ष करने वाला आदमी पॉलिटिकल पार्टी बना के सत्ता पे काबिज हो जाता है, और जनता के हाथ में आता है बाबा जी का ठुल्लू, है ना? ठन ठन गोपाल। जनता ऐसे ही, क्योंकि जनता ये सोचती है कि भलारा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे नहीं होता भाई। एक आदमी, एक संगठन, एक व्यक्ति, एक पॉलिटिकल पार्टी कभी किसी का भला नहीं कर सकती। है ही नहीं मेरे पास 24 घंटे से ज्यादा। आपके गांव में क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा यार? मेरा गांव सॉल्व करेगा मैं दोस्त। आपके घर में प्रॉब्लम है तो आपका घर सॉल्व करेगा। ज्ञान होगा, समझ होगी, पता होगा जीवन को सुखपूर्वक कैसे जीना है तो चला सकते हो, नहीं तो संभव नहीं है। मेरी गली का झगड़ा है यार, एमएलए कैसे सॉल्व कर सकता है उसको? मेरी नाली का झगड़ा है, मेरे यहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम है, मेरे कोई नहीं कर सकता, लोकल व्यक्ति ही कर सकता है। आपका बच्चा क्या पढ़ाई करे, पढ़कर क्या बने, ये एमएलए प्रधानमंत्रियों की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है। इस देश के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की औकात नहीं है उस मालिक से इधर उधर कुछ भी सोच पाए, क्योंकि ईवीएम उसके पास है। ईवीएम वो बताता है। प्रधानमंत्री नहीं मानेगा, उससे नीचे के 4 मंत्रियों को मना लेंगे। पार्टी को तोड़ के देखा नहीं, 40 में से 30 विधायक कहीं भी भाग जाएंगे। कितना टाइम लगता है? चुटकियां लगती हैं भाई। किसी भी आदमी को देवता बनाना है, 1 हफ्ता टीवी पे चल पड़े सब कुछ, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? भाव समझिए, मेरी भावना समझिए। भावना यह है, आपको बचाएगा केवल ज्ञान, दूसरी कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। व्यक्ति नहीं बचा सकता आपको, बस ये ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़ना। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं समाधान करूंगा, मेरी पार्टी समाधान करेगी, मेरा संगठन जनता सरकार मोर्चा, जिस दिन आप लोगों को जनता सरकार मोर्चा ये कहने लग जाए कि जनता सरकार मोर्चा आपका समाधान करेगा, उसी दिन समझ लेना जनता सरकार मोर्चा कंट्रोल्ड अपोजिशन बन चुका है। क्योंकि समाधान हमारे पास नहीं है, आप ही के पास समाधान है। समझे ना? हम तो वो लोग तैयार करेंगे जो समाधान करेंगे, अपन समाधान नहीं देने वाले। हम तो इधर ही बैठेंगे, इधर बैठे बैठे ज्ञान पे लेंगे। थोड़े दिनों के बाद ऐसे जुड़ना बंद हो जाएगा, फिर एक जगह सत्संग लगा करेगा, फिर वहीं आया करना। हमारा सत्संग वो नहीं होगा कि दान दो हमारा आश्रम को बढ़ाकर, वो नहीं होगा। हमारा सत्संग ऐसा नहीं होगा। हमारा सत्संग प्योर ज्ञान होगा। वो बचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये छोड़ने वाले नहीं है ऐसा ज्ञान देने वाले आदमी को। ये तय है, जिनके साथ अपनी लड़ाई है वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं। वो आएंगे, वो आ चुके हैं हमारे पास। वो सिर्फ ये पूछते हैं आपको चाहिए क्या, बताओ ना। अब उनको पैसा चाहिए, उनके पास कमी थोड़ी है, जितनी मर्जी पर्ची छाप लो। डिजिटल ट्रांसफर करने हैं यार, नहीं कंप्यूटर पे बैठ के टक 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 ले दे दिया 200 करोड़, टक 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 ले तेरा स्विस अकाउंट में चला गया 5000 करोड़। इतना ही तो करना है ना उनको। एक प्राइवेट जेट खरीदना कितना मुश्किल काम है, डिजिटल ट्रांसफर होने हैं, या पर्ची तो छापनी है सुनार ने। मेरे को खरीदने के लिए पर्चियां ही तो छापनी है खाली। अब वो कहते हैं कि नहीं तुमको सत्ता चाहिए, उसके लिए क्या करना है, नेशनल टेलीविजन पर 1 हफ्ता तो कार्यक्रम चलाना है।
अन्ना आंदोलन कितने दिन चला था? हर घर के अंदर हो गया था ना, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना। अभी कहां है अन्ना? 10 साल से उसको, उसकी जीभ को लकवा हुआ पड़ा है। नहीं, एक हफ्ता लगना है किसी भी आदमी को देवता बनाने में लगेगा, पूरे मीडिया चैनल्स को, और जनता को लगने लगेगा सच्ची में ये देवता आदमी है यार, ये बचा सकता है देश को, जो कि असंभव है। तो वो हमसे पूछेंगे क्या चाहिए? तुमको विदेशों में घूमना है, तुमको इंग्लैंड में रहना है, तुमको यहां सत्ता करनी है, तुमको यहां पैसा चाहिए। और हमसे कई लोगों ने पूछा है, और हमारा एक ही जवाब है, परमात्मा से कम नहीं चलेगा, और तुम्हारे पास परमात्मा नहीं है। क्योंकि बाकी चीजें तो सब मिली मलाई छोड़कर आए हैं हम। मैं जो यहां आपके सामने खड़ा हूं, मैं बहुत बहुत ही शानदार जिंदगी जिया करता था। मेरी जिंदगी को पुराने मेरा वो एक पेज उड़ा दिया, अगर उस पेज को देखते आप तो आपको पता चलता, मैं महीने के 25 दिन पहाड़ों में ही रहता था, मौज, फ्री ऑफ माइंड, बिल्कुल। पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरी अपॉइंटमेंट की 2 साल की वेटिंग होती थी। 1.5 लाख रुपया मैं आदमी से मिलने का लेता था, मिलने का, खाली अपॉइंटमेंट की फीस थी। तो अपन मस्ती में थे खूब। पैसे का ढेर लगाना होता अपनी औलाद के लिए तो लगा देता। 2014 के बाद अपन ने बैंक अकाउंट ही इस्तेमाल नहीं किया, आधार कार्ड नहीं है अपने पास, क्योंकि मेरे को पता लगा आधार कार्ड ही तो गुलामी है। आधार कार्ड से ही तो शुरुआत होने वाली है सारे खेल की। ये जो अभी आपकी सड़कें तोड़ तोड़ के नए ये बिछ रहे हैं ना, नई पाइपें बड़ी बड़ी, मैं आ रहा था, देख रहा पुणे में नई सड़क है, बिल्कुल उखाड़ी जा रही है। आप में से किसी की हिम्मत नहीं है पूछ ले किस लिए उखाड़ रहे हो भाई, बनाई क्यों थी अगर उखाड़नी थी तो? नई पाइपलाइन लगाई जा रही है, वो पाइपलाइन का जो कनेक्शन है वो आधार के साथ जोड़ रहे हैं, गैस का कनेक्शन, बाकी बैंक अकाउंट का, आपका ITR का, आपका सब कुछ। तो अगली बार जब आपको काबू करना है ना, तो अब की बार ऐलान नहीं करेगी सरकार कि तुम लोग अगर अगली डोज नहीं लगवाओगे तो तुमको बैंक में नहीं जाने देंगे, तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुमको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तुमको हाजिरी नहीं लगाने देंगे, तुम्हारे को नौकरी पे नहीं जाने देंगे, तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी, तुम्हारा पेंशन नहीं मिलेगा। या अगली बार ऐसा करने वाले नहीं है। अगली बार तो चुपचाप सिर्फ आधार इनएक्टिव करना है। बैंक में गए, अकाउंट खोलो, अकाउंट तो बंद है, क्यों? आधार बंद है, क्यों? तुमने अगली डोज नहीं लगवाई ना, तो सर्टिफिकेट लाओ पहले। गए, देखा अब तो फर्जी भी नहीं बन रहे। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं, अब फर्जी नहीं बनेंगे, ये बनने दिया गया। उन्होंने सोचा है कि अगली बार भी ये लोग इसी भरोसे में रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अंदर से वॉल निकल जाते ना। जब आपको लगता है जुगाड़ हो रहा है तो जुगाड़ करने में, जुगाड़ी लोग हैं, उनको पता है 140 करोड़ में से कितने जुगाड़ी हैं, उनको सब मालूम है कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, सब होने दिया जा रहा है भाइयों। तो वो अगली बार बोलेगा यार अभी मैंने लगवा के आ गया, तो मैं आया तो मैंने दिखाया, ले बना लिया, अरे फिर खोल देखा, अरे तुम्हारी माँ ने भी नहीं लगवाया हुआ। उनको बोलो पहले लग, मेरी माँ का क्या रोल? अरे पूरी फैमिली आईडी में पूरे परिवार को जोड़ा हुआ है ना, आधार कार्ड को चल रहा है ना, पूरा फैमिली का। पूरा फैमिली जब तक गुलामी के लिए स्वीकार नहीं करेगा, अगर एक भी आदमी इधर जनता सरकार मोर्चा में होएगा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा वाले तो विरोध करने का काम कर रहे हैं, सरकार का नहीं कर रहे हैं, गुलामी का कर रहे हैं। हमको नहीं फर्क पड़ता किसके सरकार है, हमको फर्क पड़ता है कि मैं आजाद फील कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसको मैं तुम्हारी मर्जी से इंजेक्शन क्यों लगवाऊं भाई? मैं जैसे पैदा करवाना चाहता हूं वैसे होने दो ना, मैं जैसे उसको दिलाना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है भाई। उन्होंने कह दिया कि आप खुला नहीं बना सकते, आपको पैकेट वाला ही खाना पड़ेगा, पैकेट वाले में प्रिजर्वेटिव मिलाने पड़ेंगे, प्रिजर्वेटिव के अंदर आपके बच्चे को कैंसर होना ही होना है। आप जो नमकीन का पैकेट उठाते उसके पीछे देखो तो कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है, कॉटन सीड यूज हो रहा है, ब्रेन ऑयल हो रहा है, पामोलिव ऑयल हो रहा है, या फिर सूरजमुखी का तेल हो रहा है, चारों के चारों जीएम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ब्राजील की सरकार ने 2020 में रिपोर्ट दी है, जो भी व्यक्ति जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना खा रहा है या तो वो या उससे अगली संतान नपुंसक या बांझ होगी, कंफर्म है। इसीलिए तो आपके यहां सब IVF सेंटर खुल रहे हैं, रोज के रोज नए खुल रहे हैं, नई एडवर्टाइजमेंट आ रही है। पता है सरकार को, सब मालूम है भाई साहब, और वो होने दे रहे हैं, कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ हो रहा है सब कुछ। आपको नहीं मालूम है तो आप अपने घर में गेस्ट आए हुए को वो दे रहे हो ना नमकीन, H से शुरू होता है, M से खत्म होता है कंपनी का नाम, उसी की बढ़िया नमकीन मानते हो ना, ब्रांडेड है वो
एक बार पीछे मुड़ के देखो तो उसके पीछे पलट के इंग्रेडिएंट में क्या क्या है। जो ब्रेड का पैकेट अपने बच्चे को खिला रहे हैं उस पर देखो कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है जहर खिला रहे हैं। इसमें 4001 मिलाया है कि 131 आर्टिकल मिला है। उस जो चीज आपके डबल बेड के डबल जो ब्रेड खा रहा है, जो पिज्जा बन रहा है, जो बिस्किट खा रहा है, उस पैकेट पे देखो कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है। सर्च करो गूगल पे उस इंग्रेडिएंट के साइड इफेक्ट क्या क्या। वही बीमारियां घरों में पड़ी हुई हैं आपके, उस पर लिखा हुआ है। तुमको कह करके बीमारी दे रहे हैं। आपने कभी रिसर्च करी नहीं कि मैं क्या खा रहा हूं, अपने बच्चे को क्या दे रहा हूं खाने को। आपको मालूम है दूध का पैकेट जो ये कंपनी है ए से शुरू होती है, एल से खत्म होती है। मैं क्यों नाम लूं? मतलब सारी कंपनियों का यही हाल है। वैसे तो अभी बड़ी डेयरियां हैं इनकी, हजार हजार 2-2 हजार गायें बांध रखी हैं। किसान के पास अगर दूध है उसके पास 5, 10, 20 गायें होंगी, 2-3 नौकर होंगे काम करने वाले, सहयोगी। मतलब वो सहयोगी जब दूध निकालेंगे तो हाथ से निकालेंगे। हाथ से निकालेंगे तो किसी गाय का कोई थन खराब है उसको छोड़ देंगे, उसमें से दूध नहीं निकलता ना, उसमें से तो खून निकलेगा या रात निकलेगी। लेकिन अगर यहीं 1000 गायें हैं, बड़ी डेयरी है, और मशीन के चारों वो लगा दिए चारों थन पर, तो उसमें राद है, पस है कि खून है, सब निकल निकल के पाइप के जरिए आएगा ना दूध में। नहीं समझ रहे? पी लो दूध पैकेट वाला। क्योंकि हमने तो जाकर के देखा है वहां, वो गुलाबी दूध होता है। हम बोलते हैं ये क्या स्ट्रॉबेरी वाला दूध है क्या? बोला ना स्ट्रॉबेरी नहीं है, इसमें खून पस सब मिला हुआ है, इसलिए पियो स्ट्रॉबेरी। वो रंग मिलाया नहीं हुआ है ऑटोमेटिक। स्ट्रॉबेरी का तो सिर्फ उसमें फ्लेवर डाला, आपको लग रहा है स्ट्रॉबेरी पी रहे हो। मैं इलॉजिकल तो नहीं बोल रहा हूं ना, इट्स हैपनिंग। आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो आपको कुछ नहीं पता है। इसीलिए नहीं संभव है 2-3 घंटे में, 4 घंटे में नहीं संभव है समझाना। इसलिए 3 दिन मांगते हैं, फिर 7 दिन मांगते हैं। 3 दिन में भरोसा हो जाए कि 3 दिन एक बार इन्वेस्ट करके देख लो, अगर उससे ज्यादा 3 दिन की कीमत से ज्यादा का सामान मिले तो अगले 7 दिन में आ जाना, उससे ज्यादा का सामान मिले तो अगले आले आ जाना। लेकिन पर्पज आपको ध्यान रहना चाहिए। अब चूंकि हमारे पास समय की बाध्यता है, हॉल वाले यहीं बैठे हुए हैं क्या? जो हॉल जिनका है ये है क्या? अगर होंगे तो हमको दे देंगे एक्सटेंशन पर, वो है नहीं। अगर उनको सुना देते चलेगा। लेकिन फिर भी कोई मतलब अगर कोई चीज रह जाएगी तो हम लोगों को आखिरी मुलाकात नहीं मान रहा मैं, ये पहले ही मान रहा हूं, इसलिए मुझे चिंता नहीं है कि कम भी मैं आपको बोल पाया, बता पाया। तो अभी आपको क्या करना है, ये समझना है कि वो जो सुनार था वो अब क्या करने वाला है या क्या कर रहा है। वो अभी उसके पास पर्चियों की कोई कमी नहीं है। अभी वो आपका घर खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, आपकी ज़मीन खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और अब उसे पर्चियां भी नहीं खरीदनी है। अब उसे सिर्फ अपने मालिक के या अपने दोस्त के अकाउंट में डिजिट ट्रांसफर करनी है। समझे? उसके अकाउंट में मान लो 1 लाख करोड़ ट्रांसफर कर दिया, तो अभी फिर सबका धंधा चौपट करने के लिए वो ऑनलाइन दुकान चल पड़ेगी। तो ऑनलाइन आपको सस्ता मिलेगा, तो आपका पड़ोसी का दुकानदार के पास महंगा मिलेगा। तो जनता धीरे धीरे ये मानने लग जाएगी कि ऑनलाइन ही फायदा है। तो आपका पड़ोस का दुकानदार बर्बाद हो जाएगा तो उसकी दुकान बिकाऊ हो जाएगी। दुकान खरीदने के लिए आपके पास भी कुछ नहीं, क्योंकि नौकरी आपकी भी जा चुकी है। तो मालिक को 1 लाख करोड़ दे रखा है ट्रांसफर करके, तो वो उसकी दुकान को भी ले जाएगा, वो आपके घर को भी ले जाएगा, वो आपको ले जाएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2017 में वीडियो जारी करके बोल रखा है कि बाय 2030 वी आर गोइंग टू मेक अ वर्ल्ड वेयर यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपके पास कुछ नहीं होगा बट आप खुश रहेंगे, अपने घर में किराएदार रहोगे, अपने खेत में मजदूर बन के रहोगे, दुकानें नहीं चलेंगी, बिजनेस नहीं चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ टेक ओवर कर लेगी,
90% नौकरियां खत्म हो जाएंगी, सारी इंडस्ट्रियां खत्म हो जाएगी, ना उनको पत्रकार चाहिए, ना उनको लेखक चाहिए, ना उनको एडिटर चाहिए, ना उनको कंटेंट राइटर चाहिए, ना उनको ये हॉल वगैरह की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चश्मा लगाओ, रियल टाइम फीलिंग लो, मौज करो, घर पे रहो। और घर पे रहेंगे तो क्या करेंगे, ओटीटी पे देखेंगे, ओटीटी पे देखोगे तो नशेड़ी हो जाओगे। नशे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 10 ग्राम नशा आपका बच्चा जेब में लेके घूम सकता है। अगर आपको खाना नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को फोन करो, सरकार ड्रोन से आपके घर पर जियो टैगिंग कर चुके हैं, आपकी खिड़की पे आपका ब्रेड का पैकेट दे जाएगी। उस ब्रेड के पैकेट में नशा है, अगली बार आपको वही ब्रेड का पैकेट चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा जब पिज्जा खाने लग जाता है तो घर की रोटी खाना बंद कर देता है, क्योंकि टेस्ट बड वो खराब कर चुके होते हो। गॉट इट? घर पे बैठे खाना खूब मिलेगा, आदत डाल रहे ना, बता रहे ना कि मेरे देश की 85 करोड़ जनसंख्या भूखी नंगड़ है, हम फ्री में खाना दे रहे हैं उसको। जलील कर रहे हैं ना रोज प्रधानमंत्री खड़ा होकर के कि तुम्हारी औकात नहीं है रोटी खाने की भी, मैं दे रहा हूं तुमको 5 किलो राशन। और हम जलालत भरी जिंदगी जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के गुण गा रहे हैं, वाह 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 मोदी जी वाह। मैं मोदी विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर राहुल गांधी आता है तो वो भी कह रहा है हर आदमी के खाते में 6,000 रुपया महीना जाना चाहिए। समझ रहे हो ना? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहा है सबके खाते में घर बैठे जाना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो, क्योंकि 6,000 रुपया जिंदा रहने के लिए चाहिए, तो घर पे बैठे जिंदा रहो, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। रोटी मिल रही है ना, काम नहीं देना, क्योंकि काम है ही नहीं ना। मालिक ने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी काम, चालान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, डिलीवरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, खेती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, आपका सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आदमी नहीं चाहिए, इसलिए क्या करो, गांव से उजड़ जाओ, जमीन हमको दे दो, शहर में शिफ्ट हो जाओ। शहर में तुम्हारे लिए बड़े बड़े 30-30 मंजिला कबूतर खाने बना दिए गए हैं, उन कबूतर खानों में पड़े रहो, रोटी तुमको ड्रोन से मिल जाएगी। पूरी योजना तैयार है, आपके बस सरेंडर करने की भर की देर है। अब कुछ चीजें जो आपको यह साबित करती हैं कि आपकी जेब में पड़ा रुपया फर्जी है, बैंक ने आपके साथ धोखा किया है, बैंक जो कर रहा है वो आपके साथ गलत कर रहा है, इसके लिए आपको 4-5 सबूत देने की जरूरत है। और जब कोई बैंक का अधिकारी आपके पास आए तो आपने वो सबूत ही याद रखने हैं। ठीक, सबूत नंबर 1, पेपर करेंसी एक्ट 1882। दोबारा से बोलो एक बार, दोबारा से। पेपर करेंसी एक्ट 1882 अभी भी चल रहा है, इनेक्टेड है, उसको दुनिया की कोई ताकत ने रिपील नहीं किया है और ना ही कर सकता है कोई भी, क्योंकि वो अब सुप्रीम कोर्ट में लॉक हो चुका है। तो अब सरकार उसको बदल नहीं सकती, बदलेगी तो सीधा जेल में जाएगा जो भी संसद का आदमी उसके ऊपर साइन करेगा। तो वो कहता है अच्छा आरटीआई में मांगोगे तो आरबीआई आपको देगी नहीं, आधा देगी। हम पूरा जाके लेके आ चुके हैं, अपने पास घर में रखा हुआ है, और इतने कागज हैं, इतने कागज, सब सबूत जो हम बोल रहे हैं, चिंता नहीं है। आरबीआई के कितने शेयर होल्डर हैं, कौन मालिक है, उसके भी कागज हैं अपने पास, तो चिंता नहीं करने का। ठीक, तो जो भी बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं, आज से नहीं बोल रहा हूं, साल भर हो गया लगभग बोलते हुए, हर प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। कोई आके चैलेंज नहीं कर रहा यार। एक दो बंदा बोलता है बैंक वाला, तुम ऐसा कर लो ना, तो मैं कहा लिख के दे दो ना भाई, तुम जो मुझे कहना चाह रहे हो वो लिख के दे दो ना। मैंने लिखित में तुमसे सवाल पूछा है ना, तो लिखित में जवाब दे दो। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी यही कहना है, बस हाल तो कुछ नहीं बोलना। कोई तुम्हारी गाड़ी जब्त करने आता है, गाड़ी का लोन है, हम टेस्टिंग कर चुके हैं, जनता सरकार मोर्चा के साथियों को सबको हमने बोल दिया, 2 पे टेस्टिंग हो चुकी है, गाड़ी लो। हमने आज तक एक सिंगल रुपया बैंक को नहीं दिया, गाड़ी लेते ही कागज भेज देते हैं, अरे तुम तो धोखा कर गए, इसका हिसाब दो पहले। धोखे का हिसाब करोगे तो ही तो देंगे ना किश्त। हाँ, तो 5 लाख रुपए का लोन है, इसके बदले में 105 रुपए बनते हैं, ये चेक भेज रहा हूं, हमारे खाते से वैध रुपया काट लेना।
हम रखते नहीं है किसी का, चुकता करते हैं पूरा, वैध रुपए में चुकता करेंगे। वैध रुपए में कैसे? कि पेपर करेंसी एक्ट 1882 कहता है हमारे 1 रुपए का सैद्धांतिक मूल्य है 777 मिलीग्राम सोना, 1 रुपए का। समझ गए बात? 777 मिलीग्राम सोना। तो ये 777 मिलीग्राम सोना आपकी हाथ में जेब में पड़े हुए 4800 सो कोल्ड रुपए के नोट के बराबर है। रुपए के बराबर नहीं बोल रहा हूं, 4800 करेंसी, 4800 रुपए का, रुपए का नहीं मतलब फर्जी रुपए का, मैं फर्जी रुपया बोल रहा हूं। मेरे को कह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पुलिस वालों को कह रहा हूं, बैंकों को कह रहा हूं, सरकार को कह रहा हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर करवाए कि मैं भारत की करेंसी को फर्जी बोल रहा हूं, जो करेंसी नोट है, ठीक है ना, सरेआम बोल रहा हूं फर्जी। क्यों फर्जी बोल रहा हूं? कोई वकील है यहां पर? वकील हाथ खड़ा करें प्लीज, कोई वकील है? अरे वकील है तो हाथ खड़ा करो ना भाई, है ना, वकील है ना। सुप्रीम कोर्ट में या फिर जब आप हाई कोर्ट में जब आप लड़ते हैं तो आप लड़ रहे हैं अगर किसी के खिलाफ, तो आप मुझे बताएंगे, आप प्लीज ऊपर आ जाइए, सबको ही बताएंगे हम लोग, हम सबको, क्योंकि आप जनता हैं, जनता को जागरूक होना बड़ा जरूरी है। आपको 2 ही बात पूछूंगा, बस ज्यादा नहीं पूछूंगा। नहीं ये वाला माइक देना, ये वाला माइक देना मैंने, आप आइए प्लीज। तो वकील साहब एक सवाल, प्लीज आइए। तो आपका क्या नाम है सर? एडवोकेट सचिन विवेक गुप्ते। सचिन विवेक गुप्ते जी बताएंगे हमको कि जब हमारी लड़ाई है सरकार के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ कोर्ट में, तो सरकार को क्या लिखा जाता है? सरकार का नाम क्या है वहां पर? माननीय राज्य सरकार, ये बताया जा सकता है। मतलब मैं जब लड़ता हूं, मान लीजिए मेरा केस है और सरकार ने मेरे ऊपर अटैक किया, तो मैं लिखता हूं देवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, शायद ऐसे लिखा जाता है। हाँ जी, सही है, एकदम सही है। और अगर मेरी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है तो क्या लिखा जाता है? देवेंद्र वर्सेस केंद्र सरकार। नहीं, आपने इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। मैं बताता हूं, जब भारत सरकार के साथ आपकी लड़ाई होती है तो वहां लिखा जाता है देवेंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सही है। मैं सही बोल रहा हूं? सही है, 100%। हाँ, ये ऑफिशियल लैंग्वेज बोल रहा हूं, प्लीज आप बैठिए, है ना। जब भी मेरी भारत सरकार अगर मेरे ऊपर कोई कमेंट करती है तो लिखा जाता है देवेंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ लिखना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ गए? केंद्र सरकार केवल और केवल अखबारों में प्रचलित शब्द है, लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन में, कोर्ट में केंद्र सरकार नाम का कोई शब्द नहीं है। समझ गए आप बात लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज भारत में नहीं है। क्लियर? समझ आ गई? अब अपने नोट के ऊपर जरा एक बार गौर फरमाइए, आपकी जेब में नोट पड़ा होगा, उठाइए जरा, खोलिए 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 खोलिए। बड़ा कमाल की बात है, आपको बताते हैं। वहां भारतीय रिजर्व बैंक का नोट है, जो कि सरकारी नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं, ये प्राइवेट एंटिटी है। और दूसरी बात, इसके ऊपर जो लिखा है, मैं धारक को, या आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ऑन डिमांड नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर। इसमें गवर्नर का जो एफिडेविट है वो बदल दिया गया है। तो वकील साहब, क्या किसी का एफिडेविट बदला जा सकता है? जी नहीं। अपना बदला जा सकता है? मैं एफिडेविट दे देता हूं, क्या वो बदल सकता हूं मैं? अपना खुद का एफिडेविट बदलना भी क्राइम है। यहां तो गवर्नर के एफिडेविट को बदल दिया गया, तो बदला हुआ कोई एफिडेविट आया तो मतलब फर्जी एफिडेविट है, यानी ये प्रोमिसरी नोट फर्जी हो गया। दूसरा सबूत, ये पहला सबूत। दूसरा सबूत, इसी नोट के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे एक लाइन लिखी है, गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो चीज है ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है ही नहीं भारत में, वो गारंटी दे रही है अपने को। कहीं किसी ऑफिशियल जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा जाता भाइयों। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए फर्जी वर्ड,
मनगढ़ंत शब्द है। यह शब्द किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता। गॉट इट? इतने सबूत काफी हैं फर्जी होने के लिए नोट का। इससे आगे का सबूत देता हूं। बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है? बैंक ने आपको लोन दिया, तो बैंक की पूंजी में से पूंजी कम होनी चाहिए। भाई मैं 100 रुपए मेरे पास है, मैं बैंक हूं और मैं आपको 40 रुपए का लोन देना चाहता हूं, तो मेरे पास लोन देने के बाद 40 रुपए कम होकर के 60 रुपया बचना चाहिए मेरी बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है? बैंक क्या लिखता है? इधर 100 रुपए लिखता है, इधर आपके 0 रुपए लिखता है, फिर इधर 40 लिख लेता है, फिर इधर भी 40 लिख देता है, तो वो उधर 140 कर देता है और इधर 40। यानी कि जब वो आपको लोन देता है और 40 लाख का लोन दिया है, तो वो ये मान चुका होता है कि ये तो 40 लाख की प्रॉपर्टी हो गई अपनी। समझ गए? क्यों? आप मुझे यह बताइए, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं आपको 200 रुपए लोन दे सकता हूं क्या? बताइए ना, दे सकता हूं? नहीं दे सकता। अच्छा चलो दूसरी बात बताता हूं। मैं 100 करोड़ रुपया छाप लिया, मैं बैंक हूं, यही बताते, सुनार जी को ही रखते हैं, सुनार इसी को रखते हैं। ये बैंक है, इन्हें 100 करोड़ रुपया छाप लिया, आप सब किसानों में 100 करोड़ रुपए का लोन बांट दिया और बोला 10 रुपए एनुअल के हिसाब से चार्ज करूंगा। तो साल भर के बाद ये कितनी पूंजी का मालिक हो जाएगा? 10% है तो 10 करोड़ का ब्याज हो गया, तो टोटल कितना बन गया? 110 करोड़। लेकिन मार्केट में कितना रुपया पड़ा है? मार्केट में तो 100 ही करोड़ है। नहीं समझे क्या भाई? इन्होंने आपके पास जो रुपया था उसने बच्चे पैदा थोड़ी किए हैं। 100 करोड़ के नोट मार्केट में तो 100 ही करोड़ के नोट है भाई, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। तो अगर अगले ही साल ये कह दे कि मैं डूब गया हूं, मुझे सारा पैसा वापस चाहिए, तो सारे जने जिसके पास पूरा नहीं है वो भाई से लेके देगा, वो लेन देन करके ऐसे करके इकट्ठा कर देगा, तो टोटल कितना पैसा जमा होगा? कितना पैसा जमा होगा? कितना बचेगा? 10 करोड़। तो 10 करोड़ वाले लोग जिन्होंने ले रखे थे, जिनके बच गए आखिर में, वो कौन लोग हैं? या तो वो ये कह देंगे विजय माल्या की तरिया में तो नहीं देता, कर ले क्या करेगा, या तो ये तरीका है, या फिर बैंक कहेगा कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दे। नहीं समझे? वो जो 10 करोड़ हवा में रुपया बना, वो तो है नहीं ना कहीं भी, इसने बना लिया, ये मालिक बन गया अपने आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का। नहीं समझे? अरे भाई समझे नहीं क्या? समझे? लेकिन बैंक कभी साल के बाद आपसे पैसा नहीं मांगता है, बैंक आपसे अगले ही महीने किस्त ले लेता है। तो 100 करोड़ रुपया अगर मैंने बांटा हुआ है, तो करोड़ों रुपया मेरा पहले ही महीने की किस्त आ जाएगी, तो मैं उस किस्त को फिर से लोन कर दे दूंगा, फिर जो दूसरे हॉल में बैठे हुए हैं उनको भी दे दूंगा ना, वो जो किस्त आएगी उससे अगले वालों को दे दूंगा, फिर जो अगले महीने किस्त आएगी उससे मैं अगले वालों को दे दूंगा, फिर जो अगले महीने किस्त आएगी वो मैं अगले वालों को दे दूंगा। ऐसा करके उस 100 करोड़ रुपए की किस्तों को मैं पूरे देश में बांटता रहूंगा। और मार्केट में कितना रुपया है और देश कितना कर्जदार हो गया। अगर आप इस इंटरेस्ट रेट को गौर फरमाओगे, इंटरेस्ट को फिर से मूलधन बनाने वाले गेम को समझोगे, तो बैंक का जो रिकवरी रेट है जो अपने पैसे का, वो लगभग 48 से 50% बनता है। यानी कि अगर बैंक ने 100 करोड़ बांट दिया है, तो साल भर में ही वो 150 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो चुका है। अब जब वापस आएगा पैसा, तो कितना आएगा? 100 करोड़ ही आएगा भाई। तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी श्योर है नीलाम होने वाली है, अगर वो व्यक्ति अकेला है और बेसहारा महसूस कर रहा है। गलती नहीं है उसकी, है ही नहीं पैसा मार्केट में भाई, गलती नहीं है, सिस्टम है, व्यवस्था है कि 100 करोड़ रुपया देकर 50 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बैंक ने होना ही होना है। इस तरह से इस देश में 10 रुपए पे 1 रुपया मार्केट में है और 9 रुपए हवा में है। तो 90% जनसंख्या का सब कुछ बैंकों का
होना तय है। समझ गए? पहले से डिजाइन बन चुका है, आप सबकी प्रॉपर्टियां जाने वाली है। आधा एकड़ वाला बेचकर 2 एकड़ वाले को जमीन देगा, 2 एकड़ वाला 5 एकड़ वाले को देगा, 5 एकड़ वाला 10 एकड़ वाले को देगा, 10 एकड़ वाले को 100 एकड़ वाला खरीदेगा, 100 एकड़ वाले को 1000 एकड़ वाला खरीदेगा। और ऐसे ही बिल गेट्स इस टाइम पे 3.25 लाख एकड़ जमीन का मालिक बन चुका है, पूरे अमेरिका के किसानों को बर्बाद करके। और अब उसकी प्लानिंग भारत की जमीन पे कब्जा करने की है, जिसमें 2015 में उसको पद्मश्री दिया गया हमारे मोदी जी द्वारा। और 2016 में नीति आयोग की मीटिंग के अंदर प्रोग्रेसिव फार्मिंग की पेज नंबर 16 रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, आने वाले वक्त में हमारी खेती होगी फार्मिंग विदाउट फार्मर्स। हम ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी के हिसाब से करेंगे, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, और वो ड्रोन टेक्नोलॉजी ब्लू रिवर की है। ब्लू रिवर जॉन डीरे ट्रैक्टर की, और जॉन डीरे ट्रैक्टर बिल गेट्स का है। समझ गए? किसान के पास कोई बीज नहीं है ओरिजिनल, कोई ओरिजिनल बीज नहीं है, सब बाजार से आता है। डंगरों का कोई बीज बाजार में नहीं बचा हुआ है, सब बाजार से आता है। गांव में कोई डंगर नहीं है, कोई झोटा नहीं है, कोई बैल नहीं है। आदमियों का भी बीज 70% खत्म हो चुका है, क्योंकि रोज नमकीन बढ़िया वाली खा रहे हैं हम। समझ गए हैं? 70% नपुंसकता और बांझपन, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है मेडिकल फार्मा कंपनियों में काम करने वाले लोगों की। अगर आपका कोई जानकार है, पता कर लेना। हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से 10 मिनट की पैदल दूरी पर एक आईवीएफ सेंटर आपको मिल जाएगा। नहीं समझे? कस्टमर होंगे तो आईवीएफ सेंटर चलेंगे ना भाई। बताते नहीं है बेचारे शर्म के मारे, तो क्या करें कि हमारा बच्चा कुत्ते का बच्चा है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि अब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बच्चे पैदा करने लग गए हैं। अब जीन्स बदलने, जैसे वो टमाटर गोल गोल होता है बढ़िया वाला, उसमें मछली का जीन डाल दिया उन्होंने। तो वो बोल रहे हैं बच्चा आपको कैसा चाहिए बता दीजिए, तुमको अच्छा खिलाड़ी चाहिए, दौड़ने वाला बच्चा चाहिए तो घोड़े का जीन डाल देंगे, तुमको वफादार बच्चा चाहिए जो सब कुछ मानता रहे तो कुत्ते का डाल देंगे, मजबूत बच्चा चाहिए घुलने वाला तो सुअर का डाल देंगे, जिसका चाहिए बता देना। जैसा सब, वो खीरा है बड़ा सुंदर वाला आता है, उसके अंदर भी जीन डाला जाता है जानवरों का। सब कुछ चल रहा है। अभी एक सुअर का दिल एक आदमी में फिट किया, पता है ना आपको? खबर पड़ी होगी। किस किसने पढ़ी है खबर? पढ़ी है, मतलब है इनका, आपको पता है। हाँ बोल दिया मैंने, वफादार चाहिए तो कुत्ते का। पहले अगर कोई बाप नहीं बन सकता था तो उसके लिए उसके परिवार से स्पर्म ले लिया करते थे। अभी कानून बन गया है, स्पर्म केवल कंपनी का आएगा, और स्पर्म टेक्निक बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट है। और आदमी का और जानवरों का और खेत का 3.5 लाख ओरिजिनल बीज नॉर्वे में उत्तरी गोलार्ध में -50 डिग्री सेल्सियस धरती से नीचे एक वोल्ट बनाया, वोल्ट तिजोरी VAULT, जिसका नाम है स्वालबार्ड सीड वोल्ट, बीज का तिजोरी। उसमें 3.5 लाख बीज इकट्ठे करे हुए हैं। स्वालबार्ड की स्पेलिंग है SWALBARD, सीड SWD, वोल्ट VAULT, सर्च करके ढूंढ लेना। नॉर्वे सरकार के हिसाब से चलता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फंडिंग देने वाला आदमी है बिल गेट्स। गॉट इट? बीज बचाने की लड़ाई है ये, नस्ल बचाने की। कहीं आप इसको कर्ज मुक्ति की लड़ाई समझ रहे हो? कर्ज मुक्ति तो एक जरिया मात्र है आपको ये बताने के लिए कि जैसे तुम्हारे साथ पैसे में धोखा हो रहा है, आपके बीज में भी धोखा हो रहा है, आपके परिवार में के साथ भी धोखा हो रहा है। आप पूरा दिन सुबह से रात तक जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत को कब कौन पर्ची बनाकर ले उड़े आपको नहीं मालूम है। और पर्चियां एक दिन फिर सरकार कह दे कि नाउ दे आर नॉट लीगल टेंडर। भाई अभी 2000 का नोट गायब कर दिया मार्केट में, आपको पता नहीं चला। फिर 500 का गायब हो जाए, फिर पता नहीं चला। फिर बाकी के नोट गायब हो जाए, फिर आपके पास नोट नहीं है, क्योंकि आपको मोबाइल से ट्रांजैक्शन करने की आदत पड़ी हुई है। क्योंकि बैंक में जाते हैं, बैंक वाले अपना ही पैसा जमा करने का और लेने का चार्ज लगाते हैं, और हम गधों की तरह चुपचाप मान लेते हैं कि मेरा पैसा लेने का पैसा ले सकते हैं वो। हम खड़े होकर के उनको बोलते भी नहीं है कि तुम्हारी क्या औकात है, मेरा पैसा है, कैश दो मुझे, मेरा पैसा कैश में चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा डिजिटल अकाउंट, नहीं चाहिए हमारा RTGS। बोलते हैं कि हम लोग
नहीं बोलने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कौन जाएगा, 4 घंटे लाइन में लगा देते हैं, 6 घंटे, हमें कौन समय की कीमत बचाते हैं, बदले में डिजिट दे रहे हैं। एक दिन सारे नोट गायब हो जाएंगे और सिर्फ डिजिट रह जाएंगे। और आपको दिमाग को कंडीशन करने के लिए पिछले 5 सालों से बैंक वाले और पुलिस वाले लगातार आपको बता रहे हैं साइबर अटैक होने वाला है, साइबर अटैक हो सकता है, आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। और अचानक से आपका सब कुछ डिजिटल हो चुका है और एक दिन इंटरनेट की सुनामी आए और सब बैंक खाते खाली। आपका पास क्या बचा है? आपकी गाड़ी लोन पर है, आपका घर लोन पर है, आपका जमीन लोन पर है। 99.9% लोग लोन पर हैं और जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, जो रोज की शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से करते हैं, उनके कच्चे भी लोन पर हैं। नहीं हो तो बताओ, है? और फिर अचानक से सुनामी आएगी और साइबर अटैक होगा और पैसा गायब। फिर आप क्या कहोगे? भाई ये जमीन पड़ी है, ये ले लो, बस मेरे को जीने दो, चैन से जीने दो, मैं तो दिहाड़ी कर लूंगा, मैं तो उस कबूतर खाने में पड़ा रहूंगा जहां तुम कहोगे बस 2 रोटी दे देना। क्योंकि आपको ऐसी मासूमियत वाली जिंदगी जीने की आदत पड़ी हुई है पहले से ही। क्योंकि आपका बॉस, जो प्राइवेट कंपनी में आपका बॉस है, वो रोज गालियां दे के आपके जमीर को मार रहा है लगातार। सड़क पे पुलिस वाला 24 घंटे डरे रहते हो कहीं चालान ना कट जाए, इधर कैमरा लगा हुआ है कहीं चालान ना कट जाए। क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि सारी दुनिया चोर है, मैं भी उसमें से एक छोटा चोर हूं। मैं अगर बोलूंगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, मेरा कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि सब अपने कामों में मस्त हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं अकेला हूं, बेसहारा हूं, सरकार मेरी नहीं सुनती, मेरा प्रतिनिधि मेरी नहीं सुनता, फिर कोई नहीं सुनता। अब यही फीलिंग में आप धीरे धीरे शारीरिक गुलामी से बढ़कर आप मानसिक गुलामी तक धीरे धीरे आ रहे हैं। आप तैयार रहिए, आपके लिए पूरा जाल तैयार करके रखा हुआ है उन्होंने। बहुत सारी चीजें हैं बताने की, लेकिन अभी फिर से मैं सुनार के पास आता हूं। सुनार जी क्या कहते हैं? अब आपको मैंने बता दिया, आपके नोट के ऊपर जो लिखा है सब फर्जीवाड़ा है। अब पेपर करेंसी एक्ट हाउस पे आते हैं। कमाल की बात यह है, हमारे संविधान में एक धारा है, धारा 489। क्या है धारा? 489। उसकी सेक्शन, सब सेक्शन है क ख ग घ। वकील साहब को मालूम रहेगा, ढूंढ लेंगे, आप ढूंढ लीजिएगा। उसमें मुद्रा से संबंधित कानून लिखे हुए हैं। उसमें यह कानून लिखा हुआ है कि फर्जी नोट बनाना, इन चारों का, पांचों का बता देता हूं, मजमून बता देता हूं पूरा, फाइनली मैं पूरा बताने के बजाय। फर्जी नोट बनाना, फर्जी नोट रखना, फर्जी नोट से लेन देन करना, फर्जी नोट का कारोबार करना, कोई भी सामान मतलब उनको छापना, इस तरह से फर्जी नोट से संबंधित कुछ भी करना, वो संज्ञेय अपराध है, उसमें लिखा हुआ है। अब मैंने आपका नोट फर्जी साबित कर दिया तो सारे के सारे जेल जा सकते हो अगर मैं एफआईआर कराऊं तो। ये बता रहा हूं अभी आपको। तो आपने बैंक को सिर्फ इतना बोलता है, तुमने मेरे को फर्जी नोट दिया, बैंक इतने में ही निकल लेता है। मेरे को एक बैंक का अधिकारी बोलता है, हमने मान लिया कि हमने तुमको फर्जी नोट दिया, तो तुम एक काम करो, हमको हमारे फर्जी नोट ही लौटा दो। मैंने कहा पक्की बात है, लौटा देता हूं, तुम लिख के भेज दो जवाब में। मैं बैंक वालों को, ये बैंक वाला बोलता है कि जो नोट हमने तुमको दिए वही नोट। भाई देखो, जो वैध मुद्रा है, वैध रुपया, मैं बैंक के साथ कारोबार कर रहा हूं, एक सिटीजन जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून को मानता है, उसके तहत मैं बैंक से इस विश्वास पर डील कर रहा हूं कि बैंक मुझे वैध मुद्रा देगा, जो भारत का रुपया उसके हिसाब से देगा ना। मैं तो यही सोच के डील कर रहा हूं। बैंक ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अब मैं बैंक को बोल रहा हूं कि तुमने धोखा कर लिया, तुम्हारा जो ये करेंसी नोट है, इसमें तो 4800 रुपए में उतना सोना आता है जितना मेरा 1 रुपए में आता है, तो तुम्हारा 5 लाख रुपए में उतना सोना आता है जितना मेरा 105 रुपए में आता है, भारत की करेंसी में जितना आता है। तो बैंक वाला बोलता है, जबानी बोलेगा वो आपसे, वो बोलेगा जो नोट मैंने दिए थे वही दे दो मेरे वापस।
और मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि मैं वो देने को भी तैयार हूं, तुम मेरे घर चिट्ठी भेज दो ना एक छोटी सी कि मुझे वही नोट दे दो, क्योंकि हमारी धारा 489 का गागा बोलता है कि उस नोट को मांगना भी अपराध है। तो बैंक आपसे मांग ही नहीं सकता। ठीक। अब जब आप जाओगे ना बाजार में लोगों से बात करने, तो कुछ वकील मिलेंगे जो सरकार के फेवर की बात करने वाले होंगे। वो आपको कहेंगे अरे पेपर करेंसी एक्ट 2011 बन गया, कॉइनेज एक्ट 2011 बन गया, फलाना एक्ट बन गया, उसमें ना पैसे की वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दिया गया है, पैसे की वैल्यू को घटा दिया गया। वो ऐसी बात आपको बोलेंगे तो फिर उनको याद दिलाना आरबीआई एक्ट 1934। कौन सा याद दिलाना है? आरबीआई बनने का कानून। आरबीआई जिस कानून के तहत बना है, जब तक आरबीआई रहेगा वो कानून रहेगा। वो अभी तक ना ही रिपील किया गया है, ना ही उसको कुछ अमेंडमेंट किया गया है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 25 कहती है कि पैसे की वैल्यू को डिवैल्यूएट करना संज्ञेय अपराध है। तो जिसने भी पैसे की वैल्यू घटाई है, क्योंकि वो करेंसी, वो भैया जी मानक है, वो उसकी वैल्यू घटाई ही नहीं जा सकती और ये कानून में दर्ज है। तो हमको क्या बोलना है खाली कि वहां से वैल्यू डिवैल्यूएट करना भी अपराध है, डिवैल्यूएटेड रुपए में डील करना भी अपराध है। और अगर अपराध नहीं है और अगर आपने वैल्यू डिवैल्यूएट कर रखी है और कानून के हिसाब से कर रखी है, तो भैया जी हमको लिख के देने में क्या तकलीफ है तुमको? नहीं समझे? जितनी भी बात बैंक वाले दलील देते हैं, आपको खाली इतना बोलना है भाई लिख के दे दो यार, पैसे ले जाओ। अभी हमारी वैल्यू, टोल टैक्स देते हो ना नेशनल हाईवे पे, वो अगर 100 रुपए का टैक्स है और आपके फास्टैग के अंदर रिचार्ज नहीं है तो वो आपसे 200 रुपए मांगते हैं। मतलब आपका कैश की वैल्यू को आधा कर रहे हैं। वहीं के वहीं 112 पे कॉल करो, पुलिस की वैन आएगी, एप्लीकेशन लिख के रखो, पहले से ही प्रिंट करके रखो, मैं फलाना फलाना फलाने, उस पर जो टोल का नाम है उसका नाम बस खाली रखो, वहां पेन से लिख दो बस खाली, और मैं इस टोल पर खड़ा हूं, मैंने जब मेरे फास्टैग के अंदर पैसा नहीं था, इस पैसे से मैं जब मैंने इनको देने की कोशिश करी तो ये कैश को डबल ले रहे हैं, मतलब मेरे देश की करेंसी की वैल्यू को आधा कर रहे हैं। डिजिटल वैल्यू 100 रुपया और हाथ में कैश है तो 200, मतलब मेरी वैल्यू कम हो गई ना देश की। और देश की करेंसी से छेड़छाड़ करना आजीवन कारावास तक की सजा है। वहीं के वहीं पुलिस वाले को लिख के दो चिट्ठी, वहीं के वहीं पुलिस का वो मैनेजर यहां करके माफी भी मांगेगा और पैसा भी लेगा और बोला पैसा नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा, मेरा इतना टाइम खराब किया, अब कोई टोल नहीं देना। वीडियो देख लेना, हम कभी टोल नहीं देते, कभी नहीं देते हम। सड़क पे अगर एक भी गड्ढा है तो टोल नहीं मिलेगा, और अगर प्राइवेट कंपनी टोल ले रही है तो टोल नहीं मिलेगा। इस सड़क का मालिक प्राइवेट कंपनी नहीं है, मैंने टैक्स सरकार को दिया है। यह सड़क मेरे बाप दादा की थी, जो जमीन थी जनता की थी ना, मेरे बाप दादाओं की, मेरे पुरखों की जमीन थी। मेरे पुरखों की जमीन के ऊपर तुमने हमारी सुविधा के लिए सड़क बनाई है। सड़क बनाने के लिए हमसे तुमने रोड टैक्स लिया हुआ है, रोड टैक्स से पैसे से तुमने ये सड़क बनाई है, और उसके बाद इसको प्राइवेट कंपनी को देने का मतलब तुम ये कह रहे हो कि प्राइवेट कंपनी मालिक है इस रोड की। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी मालिक हो गई ना रोड की। मैं नहीं मानता तुम्हारे इस नियम को कि प्राइवेट कंपनी मालिक है, नहीं देता टैक्स तो हम नहीं देते। मेरी जमीन है, मेरे पैसे से सड़क बनी, मेरी धरती है, मैंने पैसा दे के गाड़ी खरीदी हुई है, उसके ऊपर भी टैक्स दिया हुआ है, उसमें रोड टैक्स उसके रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है। तो तुम कौन टैक्स लेने वाले खाम खाई? सड़क पर चलने का टैक्स लेने लगे, कल को तुम पार्क में घूमने का लेने लग जाओगे। ले रहे होंगे तुम्हारे यहां तो, आपके यहां तो एक आधे पार्क में, वो आपको नई गुलामी की नई नई शुरुआत है। कल को पैदल चलने का भी लेने लग जाएंगे क्या? नहीं, ये मानसिक गुलामी के लिए स्वीकार करना है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आरबीआई एक्ट हो गया, पेपर करेंसी एक्ट हो गया,
कोई ने रिजेक्ट हो गया, सारे मतलब सारे हो गए। अब क्या बचा आपके पास? हथियार हो गया। मेरा काम था आपके हाथ में हथियार देने का, अब ठोको जो हाथ है सामने से। समझे गए? ज्ञान ही मुक्ति है। मुक्ति का एक ही साधन है ज्ञान। आप मुक्त हो जाइए। कागज में जो चीज आ गई वो गुलामी के लिए है खाली। जो चीज कागज में आ गई वो केवल गुलामी के लिए। कागजों से जितना जल्दी पीछा छुड़ा लोगे उतना जल्दी मुक्ति हो जाएगी। अब अपने पास आधार कार्ड नहीं है, अपने पास बैंक अकाउंट नहीं है, अपने पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अपनी जिंदगी कैसे चलती है मालूम है? सारी जिंदगी उधार पे चलती है, सारी लाइफ उधार पे। कैसे? मकान में रहता हूं किराए के और चंडीगढ़ में रहता हूं और जीवन में प्रण किया हुआ है अपनी लाइफ में कभी मकान नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं बनाऊंगा, किराए पे रहूंगा। क्योंकि मुझे इतना पता लग गया कि बेवकूफ आदमी मकान बनाता है और समझदार आदमी उसमें किराए पे रहता है। वो सारी जिंदगी उसके किस्तें उतारने में ही लगा रहता है। इसे बनाऊंगा तो झोपड़ी बनाऊंगा ताकि जब वो टूटे तो पर्यावरण को नुकसान ना हो, ताकि इस धरती को मैं इतना सा भी नुकसान ना करके जाऊं। जिसने करा हुआ है उसको अपन करेंगे। हमारे पुरखे इतने शाणे थे, वो ऐसा मकान बनाते थे, मिट्टी से चिनते थे, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। मकान एक पीढ़ी से बन गया, तोड़ना है तोड़िए, अगली पीढ़ी अपने हिसाब से फिर डिजाइन कर लो। जो टूट गया, जो काम का नहीं है वो मिट्टी में मिल जाएगा, जो काम का है अगली बार रीयूज हो जाएगा। कितने कमाल के वैज्ञानिक लोग थे। पर्यावरण जीरो नुकसान। कपड़ा अपने घर में बनाते थे, कोई पेट्रोल डीजल लगता ही नहीं था। कागज अपने घर में बनाते थे, कोई फैक्ट्री नहीं थी। गुड़ अपना घर पे बनता था मीठा, कोई सल्फर नहीं था केमिकल का। नमक के अलावा कुछ आता ही नहीं था भाई। गांव में सब कुछ तो अपना बन रहा था। अपने कपड़े, अपनी रोटी, अपना मकान, अपनी ऊर्जा, अपना पशुधन, अपना सब कुछ शुद्ध खाते थे, ऑर्गेनिक। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला अपने बच्चे को ऑर्गेनिक खिला के दिखा दो, पुणे में, मुंबई में नहीं खिला सकता। पूरी जिंदगी कंपनियों की गुलामी कर रहे हो और बच्चों को जहर खिला रहे हो। ये जिंदगी है, हद ही है भाई। और अगर लॉकडाउन लग जाए ना, दोबारा से लगेगा, पहले बता रहा हूं, क्लाइमेट लॉकडाउन। अब इसीलिए 3 दिन की ट्रेनिंग है, बहुत सारा सामान है देने को आपको। लॉकडाउन लगने की तैयारी है। 1 हफ्ते से ज्यादा का राशन नहीं है पूरे शहर के पास। पूरे शहर के पास जितनी दुकानें हैं ना, पड़ोस का 1 हफ्ते का भी राशन नहीं पुगा सकती। 1 हफ्ते बाद भीख मांगते हुए गांव के पास ही आओगे, क्योंकि उनके पास तो पूरे साल का रखा हुआ है। आपको आदत नहीं है, आपको फोर्टिफाइड खाने की आदत है, आपको आदत है पैकेट वाला खाने की। घर में गेहूं का आटा पिसवाओ, 10 दिन में खराब हो जाता है, 10 दिन नहीं निकालता। और पैकेट वाला राशन जो ये आटा है 6-6 महीने तक पड़ा रहता है। ऐसा क्या है इसके अंदर? प्रिजर्वेटिव्स। वो प्रिजर्वेटिव्स क्या है? आपको कैंसर करने के लिए है, क्योंकि फार्मा कंपनियां ही सरकारें बनाती हैं। फार्मा कंपनियों को, सरकारों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देने के लिए पैसा चाहिए। तो फार्मा कंपनियां तो तभी चलेंगी जब आप बीमार रहोगे। सुबह पहला रस कड़वा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आपकी टूथपेस्ट को मीठा कर दिया। इन्होंने आपको सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने की आदत फैशन बना दिया। मीठा खाओ, शरीर खराब करो, ताकि फार्मा कंपनी चले। बैठकर खाना चाहिए पलाथी मारकर, इन्होंने आपको डाइनिंग टेबल दे दिया। घर में बेड नहीं होना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा होती है, इन्होंने परमानेंट हर कमरे में बेड दे दिया। बेड पे गद्दा जितना मुलायम होगा उतनी कमर खराब होने के चांसेस होंगे। खाट पे कभी आपकी कमर का दर्द नहीं होगा। और खाट अगर घर में पड़ी हुई है और वो आप उठा करके सुबह रख दोगे तो पूरा घर खाली नजर आएगा। पूरे घर को जैसे मर्जी यूज करो बैठने के लिए, परिवार के साथ मंत्रणा करने के लिए, पूरे घर को भर दिया आपके। ट्रम से ट्रम, कबाड़ जितना वाला हो सब कंपनियों का, भरते रहो भरते रहो। अगर खुले में जाओगे जंगल में लैटरिंग करने के लिए सुबह सुबह 4 बजे जाना पड़ेगा। आयुर्वेद कहता है सुबह 3:30 से 4 तक हमारा हार्ट और हमारे फेफड़े सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो सुबह मजबूरी है आपको, जंगल में जाना मजबूरी है, अंधेरे में जाना पड़ेगा, मजबूरी आप हेल्दी रहोगे। इसीलिए इन्होंने आपके बेडरूम के बराबर में अटैच लेटरिंग लगाई कि तुम उठ ही ना पाओ, 6 बजे से पहले उठना ही नहीं है।
आयुर्वेद कहता है सुबह 7 से 9 हमारा हाजमा परफेक्ट रहता है, तो अगर 4 बजे उठोगे तो 7 बजे भूख अपने आप लग जाएगी। लेकिन अगर आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए 7 बजे बस आनी है तो 6:30 बजे ही खिलाना है आपको ना, खिला के भेजना है। उठ करके बेचारा सुबह उठते ही वहीं पे लैटरिंग करके निकल जाता है। आपको नहीं पता है, अगर जंगल में मिट्टी में लैटरिंग करते हो तो 3 घंटे के अंदर अंदर ऐसा एंजाइम और ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो उसको मिट्टी में मिलाने के लिए काम चालू कर देता है। अगले दिन जाओगे मिट्टी मिलेगी, लैटरिंग नहीं मिलेगी आपको। या फिर जंगली सुअर होता है वो अपने आप कर जाता है, उसका भोजन है वो। लेकिन अगर आप किसी फर्श के ऊपर या किसी चिकनी सतह के ऊपर लेटरिंग डालोगे या उसके अंदर लेटरिंग होगी या उसके कीटाणु होंगे तो 3 फुट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे जो आपको कॉन्टिन्यूस बीमार करेंगे। अगर वहां नमी है तो आपकी लेटरिंग के अंदर 24 आवर नमी है, तो आपके घर के अंदर 24 आवर बीमारी के कीटाणु है। तो आप प्लास्टिक का मग्गा यूज करते हो तो कंपनी रीयूज के लिए कंपनी को दोगे, लोहे का करोगे तो सालों साल चलेगा। इसलिए लोहे से आपको हटा करके प्लास्टिक पर रख दिया। प्लास्टिक की चीज़ों में खाओगे तो बीमार होगे, इसलिए आपका चाय का कप कागज वाला दे दिया और अंदर से उसके ऊपर कोटिंग कर दी ताकि आप हर बार जो भी गर्म चीज डालो कैंसर ही कैंसर खाते रहो। क्या क्या बताऊं आपको बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसीलिए 3 दिन का समय मांगा है, इसलिए पूरे परिवार को लाने को बोलते हैं कि आप पूरे वैश्विक षड्यंत्र को भी समझेंगे, आप अपनी मुक्ति का भी रास्ता ढूंढेंगे, आप अपने समाज को भी बचाओगे और आप आज़ाद भी फील करोगे। तो ये आज़ादी की लड़ाई है। इस लड़ाई को आप लोग कैसे लड़ने वाले हो, हम लोग कैसे लड़ने वाले हैं, असल में तो मुझे भी नहीं पता। जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आज़ादी नज़दीक होती जाएगी। अगर अच्छे लोग जुड़ेंगे तो एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा समाज बनाएंगे, और अगर निकम्मे और बेईमान लोग आते जाएंगे तो फिर उस हिसाब से निकम्मे और बेईमान तंत्र बनेगा। तो हम तो छोड़कर जंगल चले जाएंगे, भाई हम तो नहीं कर सकते ये, हम यही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, हमको इसी में मज़ा आ रहा है, हम आज़ाद महसूस करते हैं, हमको आज़ाद ही रहना है, हमको आज़ाद पैदा हुए, आज़ाद जिए हैं, आज़ाद ही रहेंगे ना। अभी मैं आपको बता रहा था मैं कैसे जीता हूँ, सारी ज़िंदगी उधार पे कैसे चलती है। मकान किराए पे, कोई चीज़ लोन पर नहीं है अपने पास, तो अपन कर्जदार नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अभी बेटा लॉन टेनिस का प्लेयर है, जहाँ से जूते, जहाँ से रैकेट, जहाँ से बॉल, जहाँ से सामान खरीदता है वो दुकानदार भी जानता है कि बलारा के पास पैसे नहीं होते। जहाँ से राशन आता है उसको भी पता है कि बलारा के पास पैसे नहीं होते। जहाँ से बीवी का कपड़ा आता है कपड़े वाला दुकानदार भी जानता है। जहाँ से किताबें आती हैं वो भी जानता है। जहाँ से जो आता है सबको मालूम है कि ये कमाएगा तो आ जाएगा। किराने वाला सब, एवरीबडी नोज कि ये आदमी के पास होता नहीं है लेकिन किसी का रखता नहीं है। तो मेरे को सबने लिमिट दे रखी है 2-2 लाख रुपए की कि 2 लाख तक तेरे से मांगेंगे नहीं, ठीक। अपनी सामाजिक लिमिट है, बैंक की लिमिट नहीं है। तो अभी सामाजिक लिमिट में क्या होता है कि कोई आना है, कोई अमेरिका से आ गया, मेरे को अपने बच्चे की काउंसलिंग करानी है, तो बाहर वालों से हम थोड़ा महंगी रेट है मेरा, एक अपॉइंटमेंट का 3 लाख रुपए ले लेता हूँ। कोई मुंबई से आना है, कोई दिल्ली से आना है, वो बोलता है मैं तो सिर्फ ट्रांजैक्शन ही, मैं वैसे कैश में लेता हूँ, कैश में लेके कैश ही देता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं हम तो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं फिर सबको फ़ोन करके बोलता हूँ तेरा कितना हो गया बताना जरा। बोलते हैं मेरा 1.5 लाख है। मैं कहा मैं 2.5 लाख भेज रहा हूँ। मैंने आज तक अपने किसी भी जिससे मैं डील करता हूं, मैंने आज तक कोई हिसाब नहीं किया, कभी भी नहीं। सिर्फ मैं जाके पूछता हूं लेना है कि देना है भाई। बोला आ जाएगा डॉक्टर साहब। अरे आ नहीं जाएगा बता तो दे, लेने वाली पोजीशन में हो कि देने वाली। वो बोलते हैं यार आपकी वजह से मेरे बच्चे बच गए थे, आपकी वजह से मैंने अपने छोटे से बच्चे को भी किसी को इंजेक्शन नहीं लगाया, वो हेल्दी है एकदम से, हम लोग आजाद फील करते हैं, यही बहुत है। तो मैं कहता हूं नहीं, जो डीलिंग है वो तो करनी पड़ेगी ना। तो वो जो आप मेहनत कर रहे हो मेहनत का तो कुछ देना ना, मैं भी तो कर ही रहा हूं, क्या दिक्कत, आ ही रहा है तो दे रहा हूं, नहीं आएगा तो बोल दूंगा नहीं दे रहा हूं, फिर मांग के खा लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। इतने लोग, मैंने बताया था इतने लोग कमा रखे हैं अपन ने कि दोनों जने खाने निकलेंगे, सिर्फ रोटी रोटी पे आऊंगा, आप सब लोग खिला देंगे ना। मतलब टेंशन ही कोई नहीं, आदमी कमा लो यार, उनकी गाड़ी भी कमा ली, उनका घर भी कमा लिया, उनकी मेहनत भी कमा ली, आप ही करेंगे हमारे लिए। आपस में एक दूसरे के लिए करने में क्या बुराई है।
तो ज़्यादा चला जाए कम चला जाए, मौज मस्ती में लाइफ अपनी, जहाँ मिलो हंस के मिलो, जिससे मिलो प्यार से मिलो, गले मिलो, कोई टेंशन नहीं, फालतू चौधरी बनने का कोई शौक नहीं, नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं, परमात्मा से कम चाहिए नहीं और वो आपके पास है नहीं तो मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, किसी की औकात नहीं हमको खरीद सके, क्योंकि हम गुलाम नहीं है इसलिए हमको कोई दबा नहीं सकता, इसलिए हमें कोई डरा नहीं सकता। एक ही रास्ता बचता है, हमको रास्ते से ही हटाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं तो भारत को आज़ाद करके छोड़ेंगे अपन लोग। अब आपके ऊपर है, आप इस यात्रा को कहाँ लेकर जाते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, अपनी पर्सनल मुक्ति के लिए मुझे व्हाट्सएप पे अपने कागज़ भेज देने हैं, लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और बैंक का नोटिस, बाकी का काम हमारी टीम के जिम्मे। वो आपसे कोई सहयोग राशि छोटी मोटी मांगेगी जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भेजनी है, वो भेज देना, भेजना चाहो तो भेज देना, इट्स नॉट अ मैंडेटरी पेमेंट। समझ गए ना, किसी की जेब में नहीं जाने वाली, किसी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं होने वाली, सब कुछ समाज के लिए इस्तेमाल होने वाला है। मेरे तो नहीं जाएगी कम से कम, और मेरे नहीं जाएगी तो मैं किसी और को क्यों लेने दूंगा। समझ गए ना, जब मेरे को ही नहीं मिल रही है तो मेरा साथी किस में लालच आएगा। जब मेरी जेब में नहीं जा रहा है तो फिर किसी की जेब में, तो थोड़ा तो तब होता है ना, चोर चोर सारे बांट के खाते हैं। तो चोर चोर नहीं है अभी अपने पास, तो अपन को क्या करना है, आप इसमें जो देंगे वो ठीक है, नहीं देंगे किसी, कोई इतना है कि कोई आपके आसपास ऐसा गरीब आदमी है 20-30-50 हज़ार रुपए के ऊपर उसकी ज़मीन को नीलाम करने वाले हैं, तो वो सब हमारी तरफ से है, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, किसी को मौज मस्ती में करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का चूना बैंक को लगाना है, लगाइए, अपन देंगे, चुकता हम करेंगे। आप लोन लीजिए, चुकता हम करेंगे। घर खरीदना है, कोठी खरीदनी है, फैक्ट्री बनानी है, जितना मर्जी लोन होगा हम चुकता करेंगे, टेंशन नहीं है। एक पैसा नहीं देना आपको, हम देंगे और कानूनी देंगे, कानून के हिसाब से देंगे, समझे ना। फर्जी रुपए में कारोबार अपन नहीं करेंगे, और अगर बैंक ने किया है तो बैंक को छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना। ये बैंकिंग सिस्टम वैसे भी क्रैश होने वाला है, मैं आपको बताऊं, डिजिटल करेंसी करके, सीबीडीसी ला करके ये लोग सोशल क्रेडिट स्कोर लाने वाले हैं। ऑलरेडी ये बैंकिंग सिस्टम ध्वस्त होने वाला है, इसीलिए सरकार ने अपने ही एजेंटों को, और मालूम है सबको कि हमारे पास दस्तावेज हो चुके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब हम भेजते हैं, हमने हाई कोर्ट में भी भेजा है, हमने पार्लियामेंट को भी भेजा है, हमने प्रधानमंत्री को भी भेजा है, हमने राष्ट्रपति के पास भी सब कुछ लॉक किया हुआ है। जब प्रधानमंत्री के पास हमारी चिट्ठी जा चुकी है, प्रधानमंत्री की हवा निकली हुई है, इसीलिए उसने अपने एजेंटों को लगा रखा है कि तुम लोन माफी के चक्कर में लोगों को बका लो अपने पीछे। किसी के चक्कर में नहीं आने की जरूरत है, माफ नहीं कराना, चुकता करना है कानून के हिसाब से। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, अगली मीटिंग में हम जरूर मिलेंगे, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। नंबर नोट कर लीजिए, 95 18 17 0000, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मिस कॉल करोगे तो आप जुड़ भी जाएंगे, मिस्ड कॉल नंबर भी है ये हमारा जनता सरकार मोर्चा का। तो मेरे पास कॉल नहीं आएगी आपकी, कॉल जाएगी टीम के पास। आपके पास कॉल आएगा टीम का तो आप बता देना कि हम लोग मीटिंग में थे, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप का रिप्लाई करूंगा। 95 18 17 0000, 951817 0000, 0 लगा के सेव करना, अदरवाइज व्हाट्सएप पे शो नहीं होगा। कॉल कर दीजिए मिस्ड कॉल, ताकि हमको पता चल जाए ये लोग जुड़ गए थे, और फिर व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आप, मुझे मालूम हो कि आज आप पुणे वाली मीटिंग में हो, और आप अपने दस्तावेज जहां भी जिसको भी पड़ता है भेज दीजिए। उसके लिए मेरे से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मेरा इतना लोन था, ये दे दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं कहना। सिर्फ अपना कागज भेजो पीडीएफ में, और एक वॉइस मैसेज भेज देना छोटा सा, अगर कुछ बताना चाहता। अदरवाइज लोन हो गया आपका चुकता, बात खत्म। हम आपको भीड़ दिखा करके आपका कुछ नहीं करना। यूट्यूब चैनल का नाम है निडर इंडिया, NIDER, निडर इंडिया। और एक कमाल की बात आपको बतानी है यार, वो तो रह गई, तो रहेगी। जब आपके 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है, तो सुनार से अपनी पर्ची देकर अपना सोना मांगने का हक तो है। भाई दादाजी ने जो रुपया कमाया था उसके बदले तो सोना रखा हुआ है ना उसके पास। वो ये कह रहे हैं कि आप जो मेहनत करते हो सुबह से रात तक, क्योंकि असली धन क्या होता है, जमीन असली धन है, वहां से उत्पादन जो होता है वो असली धन है, पशुधन है, श्रम धन है, हमारी मेहनत है ना, उसी से तो हम सुबह से लेकर रात तक हम अपना श्रम दे रहे हैं, उसके बदले में कंपनी हमको दूसरा धन दे रही है, श्रम धन के बदले दूसरा धन। तो धन असली ये है अपने।
इसके बदले हमारे पुरखों ने जो मेहनत करी उसके बदले का सोना बैंकों के पास जमा था। अब बैंक ने क्या गेम खेला कि हमारे दादा वाले 10 रुपए अंदर कर लिए और हमको नए वाला 10 रुपए छोटा सा पकड़ा दिया, है कि नहीं? लेकिन कानून तो वही है, जितनी करेंसी छपेगी। क्या आपको मालूम है इस देश में कितनी करेंसी है? 34 लाख करोड़ रुपए की पेपर करेंसी मौजूद है। कितने रुपए की? 34 लाख करोड़, 34 लाख करोड़ की करेंसी इस टाइम अवेलेबल है। लोन कितना है मालूम है देश की जनता के ऊपर? इससे फालतू तो लोन नहीं होना चाहिए ना भाई, जितनी करेंसी उससे फालतू लोन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोन है 156 लाख करोड़। मतलब 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का नीलाम होना तय है, होनी है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब विजय माल्या की तो नहीं होगी, अंबानी की तो नहीं होने वाली, अपनी होगी भैया। किसी की जमीन, किसी का मकान, किसी की गाड़ी, किसी का कुछ, और जिसके क्रेडिट कार्ड पे उसके कच्चे भी नीलाम। समझ गए? तो क्रेडिट कार्ड जाल में फंसने का रास्ता है। जल्दी से जल्दी जितनी कैश उसकी ट्रांजैक्शन कर सको, बाकी लोन चुकता तो हम खरीदेंगे। हाँ, उनकी गुलामी बढ़िया, समाज को नहीं बचाओगे, उनकी गुलामी करोगे तुम। सिबिल बचाओ, तुम सिबिल में उलझे रहो, बढ़िया। सारे बैंक उड़ने वाले यार सिबिल की टेंशन का। क्या कमाल का लॉजिक दे रहे हो। मतलब आपको अपने भाइयों का पैसा खाकर सिबिल बचाने के चक्कर में लगे पड़े यार, हद दिया। मतलब लूटने वाले को ही खुश करना है। ओ पूरी रात रामायण सुनी और सुबह उठ के बोलता है ओ सीता किसका बाप था। वो बाद में ता है तो उसने सोचा मेल होगा, पहले कभी नहीं सुनी होगी बेचारे ने। बात यह है कि जब आपके 1 रुपए के बराबर में 777 मिलीग्राम सोना है, तो आप कैलकुलेट करो, 2000 का नोट है, उसको 777 से गुना करते हो तो 1554 ग्राम बनता है। मतलब 1.5 किलो सोना बनता है एक 2000 के नोट के बदले में। तो अभी आपको क्या करना है, एक चिट्ठी डालनी है बैंक को और आरबीआई को, मेल सीसी लगाना है उसको, और उसमें 2000 के नोट की स्कैन कॉपी लगानी है। क्या लगानी है? स्कैन कॉपी, मतलब फोटो कॉपी, कि मेरे पास ये 2000 का नोट है, मैं इसके बदले में आपका करेंसी नोट नहीं चाहता, मैं इसके बदले में अपना भुगतान चाहता हूं, मुझे मेरे 2000 रुपए दे दो। वो तो ऑब्वियसली हम नकली तो मांगेंगे ही नहीं ना। समझ गए क्या मांग रहे हैं हम बैंक से? ये 2000 का प्रोमिसरी नोट है, मैं इसके बदले में आपसे 2000 रुपए मांग रहा हूं, तो मुझे पेपर करेंसी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंगली जितना भी मेरा रुपया बनता है, जो मेरा धन बनता है, वो मुझे दे दो। 2000 रुपया ब्लॉक करना है, कर सकते हो। 2000 का नोट है, जिसके पास नहीं है मेरे पास है, 500 के मुझे तो दे देना, 500 के दे देना, क्योंकि मुझे 500 वाले 10,000 के लगाने हैं। मुझे लोगों को वो भी लगाने के लिए देना, किसी के पास 100 के हैं तो, किसी के पास किसी के पास ट्रांजैक्शन वाले हैं, उनके पास नोट नहीं है तो उनको 500 के देने पड़ेंगे मुझे ना। 2000 का बैन नहीं हुआ है। हाँ, 2000 का बैन नहीं हुआ है, ये अभी भी लीगल टेंडर है। 30 सितंबर से पहले अगर आपका वो आवेदन उसके बाद भी वो भी विड्रॉ अगले, हाँ, अगली डेट तक बैन नहीं हुआ है, जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं, ये 2000 को वापस बुलाने का एक प्रोपेगेंडा था सरकार का, तो अभी बैन नहीं हुआ है, वो चलेगा अभी 2000 का, तो अपने पास है। और वैसे भी अगर बैन भी होता है, मैं उसके इसके लिए बता रहा हूं कि 2000 रुपए का नोट को जब आप लगा दोगे आवेदन आरबीआई की इशूइंग ब्रांच को, तो उसके बाद भी वो वैलिड ही रहेगा, क्योंकि आपका वो लॉक हो चुका है। जब उस टाइम पर वो वैलिड नोट था तब आपने वो आवेदन लगाया है। तो हम लोग सितंबर की 4थी शुक्रवार को, जुमेरात को, एक वीडियो जारी करने वाले हैं, जिसमें हम उस इशूइंग ब्रांच का ईमेल आईडी नंबर, उसका क्या लिखना है, उसका कंटेंट,
और जो कानून है उसकी कॉपी का जो हिस्सा आपको चाहिए, जितना चाहिए उतना ही दे देंगे आपको ना, पूरा इतना बड़ा पोता का क्या करोगे आप, वो हिस्सा आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा लिंक में। समझ गए ना बात? उस वीडियो में मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना है ये आप देखिए। जिसके पास 500 का नहीं है वो 5-5 हजार के 4, 500 के 4 लगा दो, मेरी तरफ से 10 लगा दो, अपने को क्या, जितना सोना चाहिए उतना लगा दो, कैलकुलेट कर लेना, समझे ना? जितने में आपका भरता हो उतना लगा देना। तो बैंकों को या तो देना पड़ेगा, एक को दे दिया तो सबको देना पड़ेगा, देने के लिए उनके पास है नहीं। कितना नहीं है बता देता हूं, हमारा 34 लाख करोड़ की पेपर करेंसी है, उसके बराबर में मात्र 800 टन सोना इस टाइम रिजर्व बैंक के पास पड़ा है। यह ऑफिशियल है, आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ, वहां एसेट और लायबिलिटीज पूरा का पूरा लिखा हुआ है। 800 टन सोना इस टाइम पे हमारे देश में पड़ा हुआ है, उसका भी लगभग 80% जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है, बैंक ऑफ सेटलमेंट में। समझ गए? अपने पास कुछ नहीं है। तो अगर ये 800 टन को भी कैलकुलेट करते हैं तो इसकी कीमत बनती है लगभग 4.8 लाख करोड़। तो 34 लाख की करेंसी छाप के 4.8 लाख का सोना बैंक में है, मतलब 29.2 लाख करोड़ रुपए के पेपर करेंसी नोट फेक हैं। और यह आंकड़ा नोटबंदी से पहले 16 लाख करोड़ था, जिसमें तो आरबीआई ने आंकड़ा दिया था कि हमारे पास 16 लाख करोड़ की पेपर करेंसी है, जिसमें से 14 लाख करोड़ 500 के हैं, जो कि 500 और 1000 के जो वापस ले लिए थे। अब जैसे ही पेपर करेंसी वापस ली तो सुनार ने डबल नोट छापे। समझ गए क्या? 2016 में हमारे पास टोटल करेंसी थी 16 लाख करोड़, और जैसे ही नोटबंदी के बाद वापस नोट छपे 34 लाख करोड़ हो चुके हैं। यानी डबल करेंसी छापकर लाला जी को दे दिया, खरीदो जमीन सबकी। 16 लाख करोड़ आरबीआई बनने से लेके आज तक छापा, और 16 लाख करोड़ 2016 की नोटबंदी में छाप डाला। समझ गए ना? आपको याद है ना बीजेपी कार्यालय में नोट की अदला बदली हुआ करती थी, वो वाले वो थे, बाकी के 16 लाख करोड़। आपको नहीं समझ आया? जिस दिन उर्जित पटेल जिस दिन गवर्नर बना था, अगस्त 2016 में जिस दिन गवर्नर बना, मैंने उर्जित पटेल की हिस्ट्री चेक करी। वो रिलायंस का डायरेक्टर था एक कंपनी में, और जैसे ही वो गवर्नर बनाया, मैंने अपनी फेसबुक पे लिखा था, अगला घोटाला मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा, और वो बैंकों के जरिए होगा, सावधान रहिए। 2.5 महीने पहले, नोटबंदी से पहले। क्योंकि जब बयान आता है ना मंत्री का, नेताजी का, उस बयान के 4 मतलब होते हैं। एक मालिक के लिए, एक जनता के लिए, एक दूसरी पार्टियों के लिए, और एक अगले चुनाव की तैयारी के लिए। आपको नहीं पता होता उन बयानों का क्या मतलब है, कितने लोगों को प्रमोशन देनी है, किस तारीख को कितने बजे क्या होना है, वो कोड लैंग्वेज है। अगर आप हमारी आखिरी लेवल की ट्रेनिंग तक जाओगे ना, तो मैं आपको बयान की कोडिंग भी सिखाऊंगा। एक हेडिंग, जो अखबार में हेडिंग छपती है ना, तारीख और डेट का और साल का मतलब क्या है, यह भी बताऊंगा। क्योंकि वो सबसे बड़े इंटेलिजेंट सर्विस जिसके अंडर ये काम करते हैं ना, वो अपना सारा मैसेज कोड में देते हैं, सारा मैसेज। और 26 का अंक सबसे इंपॉर्टेंट है, 47 का अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और 666 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 3 और 9 इतना इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी की माता 3 तारीख को तीसरे महीने में 3:33 पर मरी। समझ गए? समझ गए? 26/11 मुंबई में भी और वहां भी। अभी मतलब ये तो मैं जैसे वैसे बता रहा हूं, सिंबॉलिक। नोटबंदी कितनी तारीख को हुई, उसकी डेट का टोटल देखना। समझ गए? अभी मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, बाद में इसकी कहां से रिसर्च करनी, क्या करनी, वो अपनी टीम को देंगे, नहीं तो सारे मारे जाओगे। तो जो जो वहां जाएंगे वो खुफिया लोगों को भेजेंगे हम। भाई मैं तो ओपन आ चुका, मैं तो ओपन में आके लड़ रहा हूं, लेकिन मेरा टारगेट है कम से कम भारत के अंदर 1 लाख लोग इस कोडिंग को समझने वाले होने चाहिए, ताकि अगला राजीव दीक्षित ना कोई हो।
समझ गए ना? अपना टारगेट ये नहीं है कि अपने को कोई इससे कुछ करना है, अपने को अंदर ही अंदर, अपने देश के अंदर इस समझ को रखने वाले इतने लोग चाहिए अपने को, ताकि वो हर गली में के गांव के अंदर जब कोई उधर से बयान आता है तो गांव में अपना एक आदमी बैठा होना चाहिए जो उस बयान का मतलब समझाए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होने वाला है, इसका मतलब ये होगा, पहले से पता होना चाहिए अपने को। क्योंकि बारिश का इंतजाम करना है तो बारिश आने से पहले कर लो भैया। बड़े बूढ़े कहा करते थे बाद में कुछ नहीं होने वाला। सुनामी आने वाली है, सुनामी, तो सुनामी का इंतजाम पहले करना पड़ेगा आपको। इसके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल गेम, इट्स नॉट अ सोशल कॉज, ये नस्ल बचाने की लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं जनता सरकार मोर्चा वाले। कहीं आप इसको छोटी मोटी चीज समझ रहे हो, और ये पूरे विश्व को दिशा दिखाएगी। वैसी दिशा नहीं जैसा बीजेपी वाले बोलते हैं। बीजेपी को समर्थन करने वाले कट्टर हिंदू जितने भी समर्थन करने वाले संगठन हैं, वो सब लोगों को एक चीज सिखाई गई है कि भारत विश्वगुरु बनने वाला है, एक्चुअली बनने वाला है। मैं आपको बता दूं, लेकिन वो ऐसे नहीं बनने वाला है। वो कैसे बनने वाला है? चंद्रयान अभी अभी उड़ा है, आप सारे साइंटिस्ट को ड्यूटी दी गई है चंद्रयान के ऊपर फोटो लगानी है, बोलना है, ये लिखना है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड, सब कुछ स्क्रिप्टेड चलता है। टीवी में क्या चलेगा, प्योरली स्क्रिप्टेड चलेगा। आजकल एनिमेशन बहुत बड़े लेवल पर जा चुका है, आपको असली जैसा लगता है कि ये सब हो रहा है। फिल्मों में ऐसा लगता है ना सच्ची में ही गिरने वाला है ऊपर से सैटेलाइट में। तो चंद्रयान जब चलेगा, अभी चंद्रयान वहां पहुंचा है, अभी वहां एक कॉलोनी मिलेगी उनको, ठीक है। उस कॉलोनी वाले दिखेगा वो यहां तो कुछ एलियन टाइप है, और एलियन उस चंद्रयान के साथ कम्युनिकेट करेगा, और इसरो वाले कहेंगे कम्युनिकेशन हुआ है एलियन के साथ में। एंड कोडिंग डिकोडिंग करी है, फिर उन्होंने, इंटेलिजेंट लोगों ने, इसरो वालों ने डिकोडिंग करी है कि एलियन जो है अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं धरती पर। मैं बता रहा हूं फ्यूचर के लिए, अखबार आ जाए तो ध्यान देना। ओ तेरे की तो वही हो रहा है। जैसे ही आपको एलियन, यूएफओ, फलाना डिमका दिखने, यूएफओ देखा गया, फलाना देखा गया, मतलब एलियन आ रहे हैं धरती पर। एलियन आ रहे हैं तो पूरी धरती को बचाने के लिए पूरी धरती की सरकारों को एक हो जाना चाहिए। वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन हेल्थ, वन आर्मी, वन यूनिफॉर्म, वन राशन कार्ड, वन वोटर कार्ड, वन टैक्स, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन 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 वन, पूरी दुनिया में वन, वननेस, वसुधैव कुटुंबकम, है ना? समझे? पूरी धरती परिवार वन हो जाए, पूरा परिवार। वो कहेंगे पूरी दुनिया की सरकारों को मिलकर लड़ना होगा, सारी दुनिया की आर्मी को मिलकर लड़ना होगा। अमेरिका की आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करने के लिए आ रही है, और अमेरिका की नहीं, यूनाइटेड नेशंस की आर्मी, नाटो आ रही है। भारत के अंदर नाटो आएगी। नाटो को अपनी रिसर्च के लिए, एलियन से कांटेक्ट के लिए ऊंची जगह पर बेस बनाना पड़ेगा, और वो ऊंची जगह है कश्मीर। कश्मीर में लिथियम मिला था, तो अडानी जी को लिथियम देना था, तो धारा 370 हटा दी, और बावड़े लग गए, अब तो प्लाट खरीदेंगे। कितने प्लाट खरीदे कुछ नहीं पता। उधर को कश्मीर में नाटो जैसे ही अपना बेस बनाएगा, चाइना को यह नागवार गुजरेगा, और चाइना भारत पर अटैक करेगा, और चाइना और इंडिया का युद्ध शुरू होगा। उसी का नाम होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, और उस थर्ड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों को बलि चढ़ाया जाएगा। दिस इज द प्लानिंग। नाटो को सुनने लगो, यूनाइटेड नेशंस को सुनने लगो, एलियन अटैक को सुनने लगो, हमको सिर्फ इतना ही बोलना है, हमको सब पता है कि तुम क्या करने वाले हो, ठीक है? क्योंकि अभी युद्ध हमारा, अभी जो यूक्रेन में और रशिया में हो रहा है, इतने दिनों तक कोई युद्ध चलता है क्या? है मतलब पागल ही बना रखा है यार, पूरी दुनिया को बेवकूफ समझा। वहां से वर्ल्ड वार चालू हो नहीं पाया, वो भी नाटो के नाम पे ही चल रहा था। वहां भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और अगर इसको समझना है तो जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में एक किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था 1984। किस किसने पढ़ी है? नहीं, एक पढ़े, एक बंदा है। 1984 मंगाइए अमेजन से, पढ़िए। जो आज हो रहा है वो उस टाइम जॉर्ज ऑरवेल ने लिख दिया था।
और जैसे ही किताब पब्लिश हुई उसके कुछ दिनों बाद जॉर्ज ऑरवेल की रहस्यमय मौत हो गई थी। वैसे ही जैसे उस साइंटिस्ट की हुई थी जिसने एड्स का वायरस पता लगाया था और जो उसके साथ वैक्सीन का संबंध बता रहा था, वैसे ही जैसे किसी ने इस इंजेक्शन के अंदर ग्रेफीन ऑक्साइड होने की पुष्टि करी थी, डॉक्टर पैब्लो जर्मनी के साइंटिस्ट, आज कोई खबर भी नहीं मिलती यूट्यूब पर फेसबुक पर उससे रिलेटेड। उस टाइम वो वीडियो मौजूद थी, हमारे पास पुरानी किसी हार्ड डिस्क में वो वीडियो पड़ी हुई है जिसमें वो लाइव आकर बता रहे थे कि मैं ग्रेफीन ऑक्साइड का हेड हूं, मैंने देखा है ग्रेफीन ऑक्साइड, एंड ग्रेफीन ऑक्साइड इज द स्मार्टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके ब्लड के अंदर रेजर ब्लेड दौड़ रहे हैं, कब किसका नंबर आ जाए कुछ नहीं पता, चलते चलते टक दे जाओगे, नाचते हुए जाओगे, बोलते हुए जाओगे, डीजे की आवाज से जाओगे, आप गर्मी से जाओगे, सेक्स करते हुए जाओगे, आप खेलते हुए जाओगे, कुछ नहीं पता जिसकी बॉडी में वो केमिकल चला गया। ये बातें बहुत पहले जो भी बोलेगा वही जाएगा। अब आप देख लो कितनी बड़ी लड़ाई है। सरकार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी सिस्टम के खिलाफ है। हमारा नारा है व्यवस्था परिवर्तन, एक कदम मानवता की ओर। जय हिंद, जय भारत।